सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डाउटनेट एप्लीकेशन का जिसने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। दोस्तों डाउटनेट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप 6 to 12 क्लास से लेकर IIT, JEE और नीट लेवल तक के एग्जाम के डाउट क्लियर कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में अटक गए, नहीं सोल्व हो रहा आपसे, तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन की इस तरह से फोटो क्लिक करेंगे, इसको फिर आप क्रॉप कर देंगे और इनकी एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे। 5 सेकंड्स के अंदर ही आपको देखिए अलग अलग सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सभी स्टेट बोर्ड्स के यहाँ पर आपको डाउट मिल जाएंगे, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और NCERT की तैयारी भी यहाँ पर हो रही है सभी बोर्ड्स के साथ। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। स्वागत है आपका डियर सर में। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपकी मनोकामना पूरी होने जा रही है। बहुत भारी डिमांड थी आपकी कि सर हमें स्कूल के चैप्टर पढ़ने हैं, डियर सर स्टाइल में पढ़ा दीजिए हमें। स्कूल में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है समझने में, आप समझा दीजिए। आज मैं आपके लिए पूरे चैप्टर की फुल फ्लेज वीडियो लेकर आ गया हूँ। बहुत मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया सीखेंगे आज हम। क्या क्या है इस वीडियो में पहले जान लेते हैं। देखिए 10th क्लास का चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स और 9th क्लास का चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। मतलब नंबर्स तो दोनों में ही आ रहे हैं, तो हम नंबर्स से ही स्टार्ट करेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे हम, रैशनल इरेशनल ये सब पढ़ के फिर हम चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे। एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो एंड तक पूरी वीडियो आपको देखनी है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा आज में। तो आइए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। दोस्तों हमारी इस प्रकृति के अंदर, नेचर में जब इंसान आया तो उसने जब चीज़ों को गिनना शुरू किया तो 1 से स्टार्टिंग कर दी उसने। किसी भी चीज़ को देखा, भाई क्या है, कितनी है, कैसे बोलूँ, 1 1 है ये, तो इस तरह से 1 आया, फिर 1 में जोड़ के 2 बना, फिर 3 बना, फिर 4 बना, ऐसे गिनती बनना शुरू हुई। तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ गए आप। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। बाद में फिर 0 आया और 0 के आते ही काउंटिंग कंप्लीट हो गई, गिनती पूरी हो गई। मान लीजिए अभी आपके पास 0 नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं आप 1005 लिख के दिखाइए। लिख सकते हो क्या आप? नहीं लिख सकते हैं ना। जब 0 होगा जब ही आप लिख पाओगे। अब 0 के आते ही आप बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हो और छोटे से छोटा नंबर भी लिख सकते हो। तो इस वजह से 0 के आते ही गिनती क्या हो गई, पूरी हो गई। तो इसी वजह से जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। गिनती पूरी हो गई, पूर्ण हो गई। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 और 0 को मिलाकर 10 बना। ऐसे अब गिनती पूरी हो गई, चलने लगी आगे। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया, नंबर्स को और ऑब्जर्व करना शुरू किया। हमने देखा कुछ नंबर 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, हमने उनको इवन नंबर का नाम दे दिया। हमने देखा कुछ नंबर 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, हमने उनको ऑड नंबर्स का नाम दे दिया। 1 3 5 7 9 वाले ऑड नंबर्स हो गए, 2 4 6 8 वाले हमारे इवन नंबर्स हो गए। इस तरह से हमने नंबर्स को ऑब्जर्व करके कैटेगराइज करना शुरू किया। अब हमें प्रॉब्लम आई नंबर को लिखने में। मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ आई तो हमने उसको लिख दिया, भाई 2 रुपये जो है हमें 2 रुपये मिल गए। ठीक है, इस तरह से कोई चीज़ आ रही है तो कोई चीज़ जा भी रही है। अब आने में हम क्या लिखें, जाने में क्या लिखें, कि सिंबल से हम दिखाएं। फिर हमने सिंबल्स बना लिए, मतलब हमने एक माइनस की दुनिया बना ली। हमने क्या किया, -1 -2 -3, एक माइनस की उल्टी दुनिया पीछे नंबर्स की बना ली। प्लस की दुनिया बनी चुकी थी। तो ये जो माइनस के नंबर्स हैं सारे, 0 है और ये सारे प्लस के नंबर्स हैं, इन सबको मिला के बनते हैं आपके इंटीजर्स। तो प्लस की जो सीरीज चलेगी 1 से लेकर आगे तक, तो ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। जो -1 से चलेगी वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर ऐसे हमने और नंबर को ऑब्जर्व किया। हमने देखा कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होते, किसी से भी डिवाइड नहीं होते, तो हमने उनको प्राइम नंबर्स का नाम दे दिया। ठीक है, हमने देखा कुछ नंबर ऐसे हैं जो 1 और अपने आप से डिवाइड होने के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं, हमने उनको कंपोजिट नंबर का नाम दे दिया। तो प्राइम नंबर जो पहला है वो है 2, कंपोजिट नंबर जो पहला है वो है 4। 4 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 खुद से भी डिवाइड होगा। तो भाई 2 से भी मतलब अपने और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो रहा है। इस तरह से हमने नंबर्स को कैटेगराइज करना शुरू किया। फिर हमने रैशनल नंबर्स बनाए, हमने इरेशनल नंबर्स बनाए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हमने रियल नंबर्स बनाए। ये क्या होते हैं इनको और बारीकी से समझो, आप काम आएंगे आपके। तो पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। दोस्तों वो सभी नंबर्स जो फ्रैक्शन की शक्ल में, अपॉन की शक्ल में, P/Q की शक्ल में या बटे की शक्ल में आप लिख सको, वो सभी रैशनल नंबर्स होंगे आपके। कोई सी भी बटे की शक्ल होगी आपकी रैशनल नंबर कहलाएगी। एक शर्त है, लेकिन शर्त क्या है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो
चलेगा, लेकिन नीचे 0 ना हो तो ऐसी फ्रैक्शन आपकी रेशनल नंबर कहलाई जाएगी। अब रेशनल नंबर हम कैसे पहचाने, 2 ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये 2 ट्रिक लगा के आप किसी भी फ्रैक्शन को पहचान सकते हो कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे आप। पहली ट्रिक आपकी ये है, पहला पॉइंट रेशनल नंबर की पहचान करने का ये है कि रेशनल नंबर जो होंगे ना वो पॉइंट के बाद पूरी तरह से कट जाते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा ना, तो पॉइंट में कुछ देर के बाद ना ये नंबर पूरा पूरा कट जाए अगर, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। तो पहली पहचान यही है कि टर्मिनेट्स आफ्टर अ डेफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये पहली पहचान। दूसरी पहचान है, अगर ये डिवाइड नहीं होगा ना पूरा पूरा तो ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा, मतलब रिपीट होने लगेगा। जैसे मैं आपके लिए लेता हूं 10/3 मैंने लिया, अब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, एक बचेगा, पॉइंट लाके 0 उतारेंगे, फिर 3 3 3 मतलब 3.333333 इस तरह से चलता ही रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ये एक रेशनल नंबर की पहचान है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट होता रहेगा। ये 2 पहचान है रेशनल नंबर को पहचानने की। इर्रेशनल पर आ जाओ आप। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, एक पहचान आपको बता रहा हूं, यही लगाना और पहचान लेना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कि ना तो ये पूरी तरह कटेंगे और ना ही ये रिपीट होंगे, मतलब पॉइंट के बाद कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ आंसर आता रहेगा, डिवाइड नहीं होगा पूरा नंबर ये। तो ये आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं। पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं जिनका कंप्लीट रूट नहीं आता, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, ये सारे आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपको पहचान करना है। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, तो रेशनल और इर्रेशनल को मिलाकर रियल नंबर बन जाता है, ठीक है, इतनी सी बात है। और एक बात आपको और बताऊं, जितने भी आपने नंबर पढ़े ना ऊपर, वो सब रेशनल नंबर है। जी हाँ, वो सब रेशनल नंबर हैं। कैसे, देखिए हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, हमने होल नंबर्स पढ़े, हमने इवन नंबर्स पढ़े, ओड नंबर्स पढ़े, हमने इंटीजर्स पढ़े, हमने प्राइम नंबर्स पढ़े, हमने कंपोजिट नंबर पढ़े। अब देखिए हमने एक बात भी हमें पता है कि अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी ना हो, हम 1 मान लेते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि उन सभी नंबर के नीचे 1 हो सकता है। वो सब पी अपन की शक्ल में आ गए, मतलब वो सब रेशनल बन गए। तो इसका मतलब ये है कि सारे ही नंबर्स मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। ये हमारा पूरा नंबर सिस्टम है जो मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी अभी बताया है। इसके ऊपर पूरी डिटेल में एक अलग सी वीडियो बना रखी है मैंने, जहां पर मैंने बहुत गहराई में उतर के इसको बताया है, वो आप चाहो तो बाद में देख सकते हो। तो हमने अभी जान लिया नंबर सिस्टम और नंबर्स के बारे में, कौन कौन से नंबर होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस तरह से उनको हमें यूज में लाना है। आइए अब आगे की बातें सीखते हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट जब अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उनको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी, यहां पर मैंने लिखी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्या होती है, पहले हमें इसी को सीखना है। पूरे चैप्टर का बेस है, ये बुनियाद है, ये अच्छे से सीख लिया तो बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर आपके लिए, ठीक है। आइए उल्टा शुरू करेंगे हम। पहले हम सीखेंगे एल्गोरिथम क्या होती है, फिर डिवीजन एल्गोरिथम, और इस तरह से हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप भूल जाइए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी बस जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप सुनते रहिए, खुद ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगी आपको। देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे एल्गोरिथम किसे कहते हैं। बहुत आसान है। मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ना कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स पहले से दे दिए कि पहले ये करो, उसके बाद ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो आपको स्टेप्स दे रखा है, ये जो आपको पहले से एक प्रोसेस दे रखा है, इसी को एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। जो पहले से आपको बता रखा हो कि भाई ऐसे 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 करने से ये काम हो जाएगा, तो ये जो पहले से दे रखा है ना आपको, ये एल्गोरिथम कहलाता है। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल समझेंगे। यहाँ पर मैं एक बहुत ही सिंपल एक डिवाइड का क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ। अब ये मान लीजिए आपको डिवाइड करनी है, तो यहाँ पर हमें पहले से स्टेप्स दे रखे हैं, ठीक है, बचपन से हमने सीखे। पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये होता है कि हम इसकी मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, इतनी बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कि या तो ये नंबर आए या इससे कम आए, तो ये हमारी पहली स्टेप होती है। फिर हम क्या करते हैं, वो पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि भाई 2 3 6, वो नंबर नीचे लिखेंगे। फिर अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं, माइनस करके नीचे लिख देते हैं, जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। यही तो हम करते हैं ना डिवाइड करने के लिए। तो ये क्या है, ये एल्गोरिथम है जो हमें बताया गया है कि भाई ये करो, फिर माइनस करो, फिर रिमाइंडर लेकर आओ, या पूरा कट जाए तो 0 कर दो। तो ये आपका एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ। अब ये डिवीजन क्या होता है, डिवीजन भी आपको पता है। डिवीजन का मतलब होता है भाग करना, डिवाइड करना, मतलब डिवाइड करने की एल्गोरिथम, मतलब डिवाइड करने के कुछ ऐसे पहले से बताए गए स्टेप्स जिनको हम फॉलो करके डिवाइड करेंगे। वो तो मैंने आपको सिखा दिए,
जी हाँ, ये तो हमें दे रखे हैं पहले से भाई। डिवाइड करने के जो स्टेप्स हमें दे रखे हों पहले से, जिनको हम फॉलो करते चले जाएं तो हमारी डिवाइड हो जाए, वही तो डिवीजन एल्गोरिदम होती है। और क्या होती है? और तो कुछ भी नहीं होती है। तो आपने सीख लिया। अब पूरा अगर मैं पढ़ूं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब ये यूक्लिड क्या है दोस्तों? ये उनका नाम है जिन्होंने ये मेथड दिया है, ठीक है। एक मैथमेटिशियन से, ग्रीक के थे, इन्होंने दिया तो इसलिए इनके नाम से इसको चलाया गया। और आपको ये बात पता भी होगी, एक फैक्ट है कि जो भी कोई डिस्कवरी करता है, इन्वेंशन करता है, तो उसको उसके नाम से ही जाना जाता है, ताकि उसको जिंदा रखा जा सके, मतलब उसको यादों में जिंदा रखा जा सके कि उसने ये चीज दी थी हमें, ठीक है। जैसे एटम है तो नील्स बोर का स्ट्रक्चर अलग है, तो इस तरह से उनके नाम से उनको जाना जाता है। तो इसी तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की यूक्लिड के द्वारा दिया गया डिवाइड करने का एक एल्गोरिथम, एक प्रोसेस, जिसको फॉलो करके हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमने इसको अभी तक सीखा है। अब देखिए, यूक्लिड ने ना हमें एक HCF निकालने का डिवीजन एल्गोरिथम दिया था, मतलब हम डिवाइड करने के तरीके को फॉलो करके HCF निकाल सकते हैं। ये इन्होंने दिया था एक्सरसाइज 1.1 में। इसी के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे और मैं आपको करवाऊंगा भी इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो कौन सा वो तरीका था उसको हम बाद में समझेंगे। अब एक वर्ड आपको और सीखना है भी, वो है लेमा। आइए लेमा के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मैं हाथों हाथ लिख देता हूँ, लेमा क्या होता है उसको भी हम सीखेंगे, ठीक है। अगला जो वर्ड है आपको सीखने के लिए वो है लेमा। अब ये लेमा क्या होता है? देखिए, लेमा का मतलब होता है एक पहले से साबित हो चुकी स्टेटमेंट, जिसकी हेल्प से हम दूसरी कोई स्टेटमेंट जो है वो साबित करेंगे, ये लेमा होती है। अब कैसे वो करेंगे? देखिए, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया भाई, द सन राइजेज इन द ईस्ट, के सूरज जो है वो पूरब से निकलता है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, स्टेटमेंट है। अब ये साबित हो चुकी है, हमने देखा भाई सूरज पूरब से निकलता है। अब हमने सोचा कि भाई जब सूरज पूरब से निकल रहा है और दुनिया जो है गोल घूमती है, तो इधर से इधर जाएगा तो कहां डूबेगा? तो वो पश्चिम में डूबेगा। तो हमने पहले से दी गई स्टेटमेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट से हमने दूसरी स्टेटमेंट बना ली, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो जब आपको एक पहले से स्टेटमेंट दे रखी हो, एक साबित हो चुकी स्टेटमेंट से आप दूसरी स्टेटमेंट को साबित कर दो, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लेमा बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसका मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन है वो भी आपको बताऊंगा। जब आप अपनी एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा शो दैट, और टेढ़ा मेढ़ा सवाल जो आपके ऊपर से जाता है कि भाई ये इसको साबित करो, इंटीजर वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो आपका उसके अंदर यही चीज लगेगी। कैसे लगेगी वो सब आपको सिखाऊंगा। तो अभी तक हमने सीख लिया भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, लेमा क्या है। आइए अब आगे की चीजें सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस एल्गोरिदम को और अच्छे से समझकर इसके अंदर से कुछ फैक्ट्स को निकालेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इनको कुछ नाम देने पड़ेंगे। आपका भी कुछ नाम होगा, इनको भी नाम दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जो नंबर डिवाइड करता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, हिंदी में बोलते हैं विभाजक या भाजक, के भाग देने वाला। यहाँ पर कौन भाग कर रहा है? ये नंबर भाग कर रहा है, तो इसको हम क्या क्या इसका नामकरण हुआ? इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, या फिर आप भाजक या विभाजक, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हो, आपका ये जो नाम दे लो। अब देखिए, जो नंबर अंदर बेचारा पिसा हुआ है, जो डिवाइड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या नाम दिया है इसको? इसको नाम दिया गया है डिविडेंड का। भाई ये डिवाइड हो रहा है, इसको हिंदी में भाज्य बोल देते हैं, जो भाग हो रहा है। अब जितनी बार भाग हो जाएगा टोटल, इसको हम बोलते हैं कोशेंट, या हिंदी में इसको आप बोलेंगे भागफल, जितनी बार टोटल भाग हो जाए। और जो नीचे बचकर आपका आता है इसको आप बोलते हैं रिमाइंडर, या हिंदी में आप इसको बोलेंगे शेषफल, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी लिख देता हूं मैं, कमेंट करके बता देना कौन कौन हिंदी मीडियम से है यहाँ पर हमारे पास। ये आपका आ गया भागफल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा भाज्य। तो ये मैंने सारे यहाँ पर आपके लिए नाम लिख दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर ना कुछ लिंक हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो छुपे हुए हमें निकालने हैं। अब पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, पूरे चैप्टर में आपको ये काम आएगा आगे के क्वेश्चंस करने के अंदर। देखिए, हमेशा हमेशा ऑलवेज ये होगा ही होगा। क्या होगा? हमेशा ये होगा कि ये जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होता है, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। अगर ये डिवाइजर से बड़ा हो गया तो फिर एक बार और डिवाइड हो जाएगी, फिर छोटा हो जाएगा। तो लास्ट वाले रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से, डिवाइजर के लिए मैं बड़ा डी कैपिटल डी यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइजर से क्या होगा? छोटा होगा। अच्छा, रिमाइंडर क्या होगा? और इससे छोटा होगा। लेकिन एक बात साथ साथ ये भी होगी कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 से बड़ा भी होगा।
या फिर 0 के बराबर होगा, ये भी हो सकता है ना भाई। रिमाइंडर या तो 0 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 6 होता 2 3 6 0 आता, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन रिमाइंडर 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब रिमाइंडर जो है माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दो फैक्ट आपको ध्यान रखने के, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से जो होगा वो छोटा होगा, और या तो 0 लेकिन 0 से बड़ा होगा। अब 0 से कितना बड़ा होगा ये भी ध्यान रखना है हमें, वो हम रिमाइंडर देख के पता लगाएंगे। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर देख के पता लगा लेंगे। अब ये आपके क्वेश्चन में काम आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी सब कुछ। ठीक है, बने रहो देखते रहो यहाँ पर। तो ये सब हमने यहाँ पर सीख लिया, ये इसके एक बेसिक प्रॉपर्टी इफेक्ट था जो हमें यूज़ करना है आगे के सवालों को करने में। अब अगली चीज़ क्या सीखनी है हमें वो भी आपको बताता हूँ। अब हमें सीख रही है कि यूक्लिड की डिवीजन की HCF। ठीक है, यूक्लिड जी ने डिवाइड करके HCF निकालने का एक तरीका बताया है कि आप डिवीजन मेथड का यूज़ करके HCF निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है कि आप HCF निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम पढ़ेंगे, अब कैसे निकालना होता है आइए अब उसको बारे में सीखते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि HCF निकालने का कौन सा मेथड इन्होंने हमें दिया है। यूक्लिड डिवीजन फॉर HCF एक लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया है इन्होंने, जिससे हम किसी भी नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। अब उसको सीखने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि HCF किसे कहते हैं। वैसे HCF के ऊपर पूरी एक वीडियो मैंने आपको बना के दे रखी है, बाद में देख सकते हो। अभी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ थोड़ी सी देर में HCF क्या होता है। देखिए HCF की फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नीचे से अगर शुरू करें उल्टा समझें तो फैक्टर से हम शुरू करेंगे। देखिए दो एग्जांपल के लिए मैं आपके नंबर ले लेता हूं। यहां पर मैंने ले लिया 8 और 12। अब सबसे पहले समझिए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स, मतलब 8 के ऐसे नंबर जिनसे 8 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या वो नंबर जो 8 को पूरा पूरा काट दें वो 8 के फैक्टर होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कौन कौन से फैक्टर होंगे 8 के, देखिए 8 जो है 8 हमारा 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, और 8 खुद 8 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये सारे आ गए हमारे पास 8 के फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे 12 के भी निकाल सकते हैं आप कि जिन जिन नंबर से 12 डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली वो सारे 12 के फैक्टर होंगे। तो ऐसे 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 को 12 से हो जाएगा। तो ये सारे 12 के फैक्टर्स आ गए। तो ये हमने फैक्टर सीख लिया। अब आ जाओ जी कॉमन फैक्टर। इनमें से कॉमन कौन कौन से, जरा उसको अंडरलाइन कर लो आप। यहाँ पर मैंने आंसर कर लेता हूँ। देखिए ये कॉमन दोनों में है, 2 भी दोनों में कॉमन है, और 4 दोनों में कॉमन है। कुछ और कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये इनके आ गए दोनों के कॉमन फैक्टर। हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा जो हाईएस्ट हो। अब इन कॉमन फैक्टर्स के अंदर हाईएस्ट देख लो कौन सा साफ साफ नजर आ रहा है हमें, 4 जो है वो हाईएस्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि HCF ऑफ 8 and 12 विल बी 4, कि 8 और 12 का जो HCF है वो 4 होगा। ये आपका HCF इस तरह से निकाला जाता है। लेकिन इन्होंने हमें दिया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि एक मेथड का यूज करेंगे, एक एल्गोरिदम लगाएंगे और HCF निकल के आएगा। कैसे आएगा वो सिखाता हूं आपको। देखिए इन्होंने क्या कहा कि इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास 2 नंबर हैं कोई, यहां पर हमारे पास 8 और 12 2 नंबर हमें दे रखे हैं। अगर आपको इसका HCF निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, इस तरह से निकालना। सबसे पहले आप देखना बड़ा नंबर कौन सा है। अब यहां पर हम एल्गोरिदम लगा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे पहले बड़े नंबर को पहचानो। बड़ा कौन है इनमें से, 12 बड़ा है, तो बड़े नंबर को आप रखेंगे अंदर और छोटे नंबर को आप रखेंगे बाहर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से आप डिवाइड करेंगे। ये इन्होंने कहा ऐसा करने के लिए। डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 का बल्कि थोड़ी 8 का पहाड़ चल रहा है ना यहाँ पर, तो 8 एकम 8। ठीक है, 8 1 4 8 यहाँ पर जाएगा। फिर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 रिमेनिंग यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए अगर कुछ रिमाइंडर बच जाए तो इन्होंने क्या कहा, अगर रिमाइंडर बच जाए फिर उस रिमाइंडर से जो यहाँ पर डिवाइजर है उसको डिवाइड करो। जो यहाँ पर डिवाइजर होगा वो कूद के यहाँ पर उसको ला के उठा के यहाँ रख दो और फिर से उसको डिवाइड कर डालो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पर माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो जाए ये डिवाइड, आपका आंसर आ गया है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो जस्ट पहले वाला जो डिवाइजर आपका होगा वो आपका HCF होगा। ये इनका तरीका है, इनके द्वारा बताया गया तरीका। इसी को नाम दिया गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। ये किसने दिया है, यूक्लिड जी ने दिया है। एक एग्जांपल और आपको समझाता हूँ, फिर हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब 10 और 25, ये आपके पास 2 नंबर है 10 और 25। हमने क्या देखना है भाई, बड़ा नंबर को अंदर रखो, छोटे नंबर को बाहर रखो, इसको डिवाइड करो। तो 10 दूनी 20, माइनस करेंगे 5 बचेगा, रिमाइंडर बच गया ना। अगर रिमाइंडर बच
जाए तो फिर उससे पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड कर दो, तो 5 दूनी 10। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो सबसे पहला यहाँ पर जो होगा ना, इससे जस्ट पहले वाला, ये आपका HCF होता है। तो यहाँ पर हमारे पास HCF आ जाएगा, इनका निकल के 5 किसका, 10 और 25 का। तो ये इनका तरीका है। अब आइए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके शुरुआत करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा। आइए देखिए, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि फाइंड द HCF। HCF निकालो भाई। कैसे निकालना है आपको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए। और ये एल्गोरिदम तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि क्या होती है, कैसे काम करती है, सब कुछ। तो अब किस बात की देरी है, यूं ही निकालेंगे हम। देखिए, तो सबसे पहले हमें एल्गोरिदम फॉलो करनी है, कुछ स्टेप्स वाइज हमें सीरीज यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले देखना है कि भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो हमें नंबर देगा उनके अंदर बड़ा नंबर ढूंढा। ये हमने देखा कि बड़ा नंबर है यहाँ पर 225, तो उसको अंदर रखा और बड़े नंबर को हम डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से। अब देखिए 135 एकम 135, 135 दूनी 270, तो 270 तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर एक ही बार इसकी टेबल पढ़ेंगे। तो 135 एकम 135 135 माइनस करते हैं, माइनस करा, 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 2 में से 3 नहीं जा सकता, एक इधर से कैरी दे देंगे तो 12 बन जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, ये खत्म। अब हमें ये देखना है कि भाई अगर रिमाइंडर बच जाएगा तो फिर हम इस डिवाइजर को यहाँ लिखेंगे। अब अगर आप ये स्टेप करना भूल जाए तो इसको ऐसे याद रखेंगे। देखिए भाई, तुमने गलती की, ऐसे याद रखो कि तुमने इसको पूरा डिवाइड नहीं करा, अब इसलिए हम तुम्हें डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तुमने इसको पूरा डिवाइड नहीं किया ना, तो हम तुम्हें डिवाइड करेंगे। अब हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर 135 को उठाकर लेकर आएंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे कि आपको किसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम दोबारा से 1 बार यहाँ पर एक बार टेबल पढ़ेंगे, तो 90 एकम 90 होगा, फिर माइनस करेंगे, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। अब वही रिमाइंडर बच गया। भाई तुमने इसको पूरा नहीं डिवाइड किया, हम तुम्हें डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे याद रखते चलो। तो ये यहाँ पर उठा के लेके अब हम इसको ही डिवाइड कर देंगे। तो 45 दूनी 90 होता है, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए हमारा आंसर आ जाता है। कौन सा आंसर होता है, रिमाइंडर 0 आने से जो ऊपर वाला यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइजर होता है, यही हमारा आंसर होता है। तो हम लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 45। आप पूरा लिखेंगे कि HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, लॉन्ग डिवीजन वाले। एक सवाल और करता हूँ आपका, क्वेश्चन नंबर से फर्स्ट का ही ऑप्शन 2 है यहाँ पर। तो हमें आप तो सीख लिया है हमने क्या करना है भाई। यहाँ पर हमने बड़ा नंबर अंदर रखा, छोटे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे 196 से। तो यहाँ पर ये है। अब देखिए, आप सोचेंगे सर बड़े बड़े नंबर आ गए, कैसे मल्टीप्लाई पढ़े, कैसे पहाड़ा पढ़े। इसको आप एज्यूम करना सीखो। इसको आप मानो 19, इसको आप मानो 38, 19 दूनी 38 होते हैं, 2 बार हम टेबल पढ़ सकते हैं। अब बात के नंबर पे ध्यान दो, यहाँ है 6, यहाँ है 2, मतलब इसका डबल जो होगा वो इससे ज़्यादा चला जाएगा। तो हम एक ही बार टेबल पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फिर 196 एकम 196, माइनस करेंगे, 2 में से 6 जाएगा नहीं, एक इधर जाके इसको हासिल देंगे, 12 बन जाएगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, एक इधर 17, 17 में से 9 गया 8 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 186 बचा। यहाँ पर क्या करते फिर हम डिवाइड में अगला नंबर नीचे उतारते ही, हमने उतार के इसको बड़ा बना लिया। तो अब हमें 196 की टेबल पढ़ ली है 1862 में के इसके बराबर या इससे कम आए। अब देखिए बड़े नंबर है ना, एज्यूम करिए यहाँ पर इसको आप मानिए 19, 19, इसको आप मानो 186। अब 19 धाम में करूंगा तो 190 हो जाएंगे, जो कि इससे ज्यादा है। तो 19 धाम नहीं, हम 19 निम्मा पढ़ेंगे। तो अगर आप, इसका मतलब ये कि अगर आप 196 की 9 बार टेबल पढ़ेंगे तो फिर इससे कम ही नंबर आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ऐसे आपको सोचना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम 9 छिंग 54 का 4 हासिल लगा, 5 9 81 और 5 86 का 6 हासिल लगा, 8 9 एकम 9 और 8 17, माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर तो 0 0 हो जाएगा। अब क्या करना है जी, अगला नंबर नीचे उतारना है 980। अब 980 में हमें क्या करना है, इसकी टेबल पढ़नी है 196 की। तो देखिए 6 पंजे 30 होता है ना, तो 5 में इसकी टेबल पढ़ के देखते हैं, क्या पता 30 के 0 से ये 0 पूरा नंबर ही आ जाए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 5 बार, 5 छिंग 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 छिंग 45 हो 3 48 का 8 हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, ये लो जी पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर ये 0 आ गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए, हमने क्या बताया, रिमाइंडर 0 आते ही जो उससे पहले वाला डिवाइजर होता है वही आंसर होता है। इसका मतलब इस सवाल का जो HCF है वो
वो 196 ही आप लिख देंगे। द HCF ऑफ 196 एंड यहाँ पर 38220 इज 196। इस तरीके से आपके ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैं साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, नोट करना नोट कर लो। इसका एक ऑप्शन 3 भी है, वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप करेंगे। जी हाँ, आपको तो आना चाहिए ना करना। 2 मैंने सिखा दिया, अब वो वाला आप करेंगे, चेक करेंगे और सही करना, बिल्कुल गलत मत कर देना। अब 2 सिखाए मैंने आपको। आइए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो बहुत ध्यान से, अब सीरियस होकर पूरा कंसंट्रेशन अपना बनाए रखना थोड़ी देर के लिए। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या सवाल में है। सवाल में हमसे कह रहा है कि शो दैट, साबित कीजिए। क्या साबित करना है आपको? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई सा भी पॉजिटिव मतलब प्लस वाला ऑड इंटीजर। इंटीजर्स में आपको बता दी कि भाई प्लस वाले नंबर, अगर हम यहाँ पे प्लस की पॉजिटिव की बात चल रही है तो +1 से शुरू होगा, +1 +2 +3 1 2 3 मतलब काउंटिंग। लेकिन ऑड इंटीजर्स चाहिए यहाँ पे खाली, मतलब 1 3 5 जो हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं ना, आप उनको यहाँ पर मान सकते हैं। तो अगर मैं इस सवाल को आसान कर दूँ अपने समझने के लिए, आपके समझने के लिए, तो जितने भी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं पॉजिटिव वाले, 1 3 5 7 9 11 वाली जो सीरीज है, हमें साबित करना है कि उस सीरीज को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर Q जो है वो सम इंटीजर है, मतलब कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक इंटीजर है। ऐसे आपने इजी कर लिया इसको। क्या इजी कर लिया कि ये साबित कीजिए कि कोई सा भी ऑड नंबर है जो कि पॉजिटिव का है। 1 3 5 वाली गिनती को या तो आप ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे, या ऐसे ऐसे ही लिखी जा सकती है, जहां पर Q कुछ नंबर है। अब देखिए कैसे करना है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको भी डिवाइड का सवाल करवाया था, बहुत छोटा सा। उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई यहाँ पर हमने 2 से 7 को 7 को डिवाइड किया तो 2 3 6 आ गया था, माइनस कर रहा था, 1 रिमाइंडर आ गया था। इतना तो हमें आता है ना। अब अगर मान लीजिए, अब यहाँ पर कहानी बदलने जा रही है, ट्विस्ट आएंगे। मान लीजिए आपको ये नंबर नहीं दिया गया, ठीक है, ये लो जी हटा दिया। अब आपसे सवाल कहा गया, आपसे सवाल पूछा गया कि कोई नंबर, किसी नंबर को, आपसे कहा गया कि किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर 3 क्वोशिएंट आता है और 1 रिमाइंडर आता है, वो नंबर बताइए। क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, बता सकते हैं। आपसे पूछा गया कि किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर 3 क्वोशिएंट और 1 रिमाइंडर आता है, वो नंबर क्या होगा? आप पता लगा लेंगे। कैसे? आप सोचेंगे कि भाई 3 क्वोशिएंट आया है तो 2 से डिवाइड करा है तो 2 3 6 यहाँ पर आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस होता है, मतलब कुछ ही नंबर में से मैं 6 माइनस करें, जब 1 आया है, मैं किस में से 1 माइनस करूँ, मतलब किस में से 6 माइनस करूँ कि 1 आ जाए। तो मैं यहाँ पर सोचूंगा भाई अगर मैं 7 में से 6 माइनस कर दूंगा तो ही 1 आता है, मतलब हम उल्टे चले होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि ये जो नंबर है, कोई भी नंबर, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो 7 कैसे कैसे आया? 7 आया जी, हमने 2 की मल्टीप्लाई करी 3 में, प्लस कर दिया 1। इतना तो हमें आता है ना। अब इसको कोई नंबर में मानो, अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसको हमें पता लगाना हो वो नंबर क्या है। हम क्या करें? अगर हम उसकी डिवाइजर से, डिवाइजर के लिए मैं डी लिख रहा हूँ कैपिटल, ठीक है, अगर हम उसकी डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइजर की किससे? क्वोशिएंट से, और उसमें रिमाइंडर प्लस कर दे, तो वो नंबर निकल के आ जाएगा ना। बिल्कुल, हमें कोई नंबर निकालना हो और अगर हमें उसका डिवाइजर और क्वोशिएंट दे रखा हो, तो अगर हम डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई में रिमाइंडर जोड़ दें तो हमारे पास वो नंबर निकल के आ जाएगा। अब इसी को अगर मैं इस n की जगह a लिख दूं और इस डिवाइजर को मैं b से डिनोट कर दूं, ठीक है, इसको मैंने b मान लिया और इस नंबर को मैंने a मान लिया, एज्यूम कर लिया, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, a = bq + r। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब देखिए सवाल पर आइए, ये तो अलग से नॉलेज थी। अब सवाल हमसे क्या कह रहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर्स जो होगा पॉजिटिव का, उसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं 6q + 1, 6q + 1, ऐसे हम लिख रहे हैं कोई सा भी एक ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है पॉजिटिव का। अब देखिए यहाँ पर 6 का मतलब है b, मतलब डिवाइजर, मतलब वो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा तो उसके क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं। सोचा आपने? मैंने आपको बता रखा था रिमाइंडर हमेशा जो होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है। तो अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है ना, तो उसका जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 होगा। रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? 0 होगा, 1 होगा,
2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। तो दोस्तों अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो ये रिमाइंडर आएंगे। तो वो कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? या तो फिर हम उस नंबर को लिख सकते हैं 6q + 0, या हम लिख सकते हैं 6q + 1, हम लिख सकते हैं 6q + 2, हम या फिर लिख सकते हैं 6q + 3, और वो नंबर लिखा जा सकता है 6q + 4, और लास्ट वन 6q + 5। इतने तरीकों से लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए डिटेल में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर है नंबर 7 बीच में जो था, अगर मैं देखूं यहाँ पर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2q + 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा, या वो नंबर 2q + 0 की फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर या तो 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, कमी होता है यहाँ पर डिवाइजर से हमारे। तो देखिए अब ये 7 जो है ये किस तरह से आएगा, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। कैसे भाई, 2 3 6 में जोड़ देंगे 7, तो इस तरीके से ये नंबर आ गया। तो ऐसे कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो इतने तरीकों से लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? बिल्कुल जी। अब देखिए यहाँ पर हमें ये साबित करना है, लेकिन जो ऑड इंटीजर्स होंगे वो या तो ये होंगे या फिर ये होंगे, मतलब इन 3 तरीकों से लिखा जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑड है, कौन कौन से इवन है। देखिए पहले नंबर पर हम गौर करें तो यहाँ पर ये है 6q + 0, इसका मतलब है खाली 6q को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 3q। तो क्या कुछ बात बदल जाएगी? कुछ भी बात नहीं बदलेगी भाई, मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 3 6 की अभी भी बात वही है। अब लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर 2 का मल्टीपल आ गया, ये जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और अगर कोई चीज़ 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगी तो वो 2 से डिवाइड भी कर जाएगी। इसका मतलब क्या है, फिर वो नंबर ऑड नहीं होगा, वो इवन बन जाएगा। भाई 2 मल्टीपल में है, 2 की मल्टीप्लाई, 2 की टेबल, 2 का पहाड़ा, 2 4 6 8 10 12 14, ये तो इवन नंबर होते हैं ना। तो इसका मतलब ये जो नंबर इस तरह से लिखा गया है ये तो भाई लोगों इवन होगा, ये ऑड नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा सा अलग से समझने के लिए आप ऐसे एज्यूम कर लो, ये नंबर है 18। ये नंबर यहाँ पर अगर मैं इसको 18 मानूं तो भाई 6 3 कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 18 क्या है, 18 जो है वो एक इवन नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए इस पर गौर कीजिए, यहाँ पर है आपका नंबर 6q + 2, 6q + 2, यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे मैंने अगर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर अंदर रह गया 3q, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया 1। तो यहाँ पर भी ये आ गया 2 के मल्टीपल में, और जैसे ही ये 2 के मल्टीपल में आया ये क्या बन गए, 2 की टेबल टाइप हो गया। और 2 की टेबल टाइप जो नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 12 आपको बहुत अच्छे से पता है वो भी इवन नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर इस तरह से लिखा जाएगा वो भी एक इवन नंबर होगा। इसको आप समझने के लिए ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि भाई अगर मैं q की जगह, q है भाई वेर इज q इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है q को मैंने 3 मान लिया, तो 6 3 18, 18 और 2 कितने होते हैं 20 होते हैं। तो इसका मतलब 20 यहाँ पर आएगा। 20 क्या है, 20 एक इवन नंबर है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए आपको। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पर आपका हो जाएगा 6q + 4, अगर मैं लूँ यहाँ भी 2 कॉमन आ जाएगा, 3q + 2 बचेगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर भी क्या होगा भाई 2 का मल्टीपल आ गया, 2 का मल्टीपल आ जाएगा, बहुत अच्छे से पता है 2 बार आ चुका, वो हमारा इवन नंबर होता है। इसको भी सोचने के लिए, आप समझने के लिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए माइंड में क्या कर सकते हो भाई, q सम इंटीजर, q को कुछ भी मान लो, q को अगर मैं 3 मान लूँ, 6 3 18, 18 4 22, 22 आएगा, 22 क्या है इवन नंबर है। q को मैं 1 मान लूँ, 6 कम 6 4 10, 10 क्या है इवन नंबर है। q को मैं 2 मान लूँ, 6 3 12 4 16, 16 क्या इवन नंबर है। तो यहाँ पर ये इवन ही नंबर लिखा जाएगा और नहीं लिखा जा सकता। अब हम बात करेंगे अगर इसकी, तो यहाँ पर भाई देखो ना कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये 6q + 1 ही रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब देखिए कोई नंबर जो भी हमारे पास, हमें बात कर रहे हैं अभी हम ऑड इंटीजर्स की, हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं पॉजिटिव की। अब पॉजिटिव इंटीजर्स या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। अब यहाँ पर ये तो तीनों इवन आ गए, अब अगर ये तीनों इवन नहीं है तो फिर ये क्या होंगे, ये ऑड होंगे, जाहिर सी बात है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर यहाँ पर कौन कौन सा नंबर है, मैं लिख देता हूँ नीचे, 6q + 1, ठीक है, 6q + 3 और 6q + 5, ये इवन नहीं है। अगर इवन नहीं है तो क्या है, तो ये ऑड नंबर है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई साबित करो कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई सा भी पॉजिटिव प्लस का नंबर है जो कि ऑड नंबर है, उसको या तो आप 6q + 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, 6q + 3 की फॉर्म में लिख सकते हो, या 6q + 5 की फॉर्म में लिख सकते हो ऑड इंटीजर्स को। हैंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। इसको समझना है तो एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए क्या समझ सकते हो आप, यहाँ पर q जो है वो सम इंटीजर
जा रहे हैं, कुछ भी रख दो क्योंकि जगह आप यहाँ पर आप रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर रखा 1 तो 6 कम 6, 6 और 5 11, 11 क्या है ओड नंबर आएगा। यहाँ पे आप रखिए 1, 6 कम 6, 6 और 3 9, 9 क्या है एक ओड नंबर। यहाँ पे आप रखिए 1, 6 कम 6, 6 और 1 7, तो 7 क्या है एक ओड नंबर है। तो इस तरीके से आप ओड नंबर्स को ही इन फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये आपका सवाल हो गया, ये मैंने आपको समझाया है आपको लिखना कैसे है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट दे रखी है, हमने ये माना वो माना, इस तरीके से आपको इसको लिखना है, या फिर जैसे आपके स्कूल टीचर्स बताएं आप इसको वैसे लिखेंगे। ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में खोल कर समझाया है कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि आपके क्लियर हो सके। मैथ्स को फील करना शुरू कर दो, आप मजा आ जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब समझ लो आप। अगले सवाल देखिए, इसकी तरह बहुत आसान है, अब आपको लगेंगे, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि एक आर्मी का ग्रुप है 616 मेंबर का, वो मार्च करता है, एक आर्मी बैंड 32 मेंबर का, एक आर्मी का बैंड है उसके पीछे, मतलब आर्मी का बैंड है 32 मेंबर का, वो आगे चलता है, उसके पीछे 616 लोगों का अलग से जो टीम है आर्मी की वो चलती है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब ये जो मार्च करेंगे, परेड करेंगे, इनके जो कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए वो बराबर संख्या में होने चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम वो बना सकते हैं मार्च करने के लिए। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम, मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए आप क्या निकालना है आपको। बेसिकली यहाँ पर 616 और 32 का HCF निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको सिखा भी दिया है मैंने, क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, आप भी कर लेंगे, बहुत आसान सवाल है, सिंपल सा कर लेना। अब यहाँ पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये पिछले की तरह ही, आइए इसको समझिए मेरे साथ। यहाँ पर कहा गया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये लेमा आ गया। लेमा आपको बता चुका हूं मैं कि एक पहले से प्रूव हुई हुई स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, इसको और आसान कर लो अपने लिए, आप इसको बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, जो प्लस की गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कोई भी गिनती, प्लस की गिनती, ठीक है, प्लस की गिनती का स्क्वायर, ऐसे समझ लो आप, सिर्फ समझने के लिए है ये कि पॉजिटिव इंटीजर के किसी भी गिनती का जो स्क्वायर है इज आइदर ऑफ द फॉर्म, उसको आप 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हो, और m जो है वो कोई भी एक इंटीजर है। कैसे प्रूफ करना है, बहुत आसान। सबसे पहले हमारी नजर पड़ी 3 पर, यहाँ पर 3 जो है, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो नंबर हम कैसे लिखते थे कि भाई a = bq + r। अब यहाँ पर 3 जो है वो b की जगह पर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, b क्या होता है, डिवाइजर होता है, जिससे नंबर को हम डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पर जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब आप खुद सोचो, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसको रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किसी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या क्या रिमाइंडर आने के चांसेस हैं। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटे आते हैं, कम आते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या क्या आने के चांसेस है, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है, यही तो 3 आएंगे ना, तो ये हमारे चांसेस हैं। तो इसका मतलब उस नंबर को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उस नंबर को हम लिख सकते हैं या तो 3q + 0, ठीक है, और +0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको खाली 3q भी लिख सकते हो, या तो हम उस नंबर को लिख सकते हैं फिर 3q + 1, या तो फिर हम इस प्रकार के नंबर को लिख सकते हैं 3q + 2। तो इन तरीकों से वो नंबर लिखा जा सकता है। लेकिन हमसे कहा गया है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर स्क्वायर कहा जाएगा स्क्वायर कर दो, कुछ और अलग नहीं करना, बाकी सब कुछ सेम चलेगा पहले जैसा। तो हमने क्या करा भाई, इसका स्क्वायर कर दिया नंबर का स्क्वायर। अब देखिए 3 × 9 9q² हो जाएगा, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँगा बाहर, तो ये रह जाएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आप एक बात सोचो, यहाँ पर एक नई बात सोचने की ये है कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, क्यू क्या है, क्वोशेंट, ठीक है, यहाँ पर क्वोशेंट में कुछ भी रख दूँ, कुछ भी रख के अगर मैं सॉल्व करने भी चलूँगा तो इसको सॉल्व करके एक नंबर ही आएगा, क्या आएगा, एक नंबर आएगा ना, इसको सॉल्व करके एक नंबर आएगा। और नंबर क्या होते हैं, नंबर इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स हो सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आएगा सॉल्व होकर ये एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर को हम m से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसकी जगह पर 3 की जगह 3 लिखकर इसकी जगह पर m लिख सकता हूं, क्योंकि सम इंटीजर m की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब यहाँ पर इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमसे कहा गया भाई स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर a + b का फॉर्मूला लगा खोलेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, a का स्क्वायर, तो 3 × 9q का स्क्वायर + 2ab, तो 2 × 6 और 1 2 × 6 = 6, तो ये आएगा आपका 6q + b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कॉमन लिया इन दोनों में 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर
यहाँ पर 3q² रह जाएगा और यहाँ पर मैं 3 कॉमन लूँगा तो प्लस का 2q हो जाएगा और +1 जो है वो बाहर अलग से आ जाएगा। अब आप दोबारा से वही बात सोचो कि अगर मैं इस पूरे पार्ट को सॉल्व करूँगा q की कुछ भी वैल्यू रखकर तो एक नंबर सॉल्व होकर आएगा। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन तो नहीं है, कोई बटा तो नहीं है ना कि बटा में आंसर आ जाए, या ना कोई नेगेटिव का नंबर है कि नेगेटिव आंसर आ जाए। अगर मैं q की जगह एक पॉजिटिव इंटीजर रख के सॉल्व करूँगा तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा और कोई भी इंटीजर को हम m से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं इस पूरे की जगह यहाँ पर 3 की इस पूरे की जगह m लिख सकता हूँ, +1 ही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ आपको यहाँ करनी है, स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर करने के लिए सवाल में कहा गया है 3 3 9 q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 3 6 दूनी 12 q हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए इन दोनों में मैं 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, 9 और 12 में 3 होता है तो 3 अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा दोनों जगह तो 3 कॉमन लिया, यहाँ पर 3q² हो जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 3 चौक 12 होता है, ये आ गया। अब 4 में 3 कैसे कॉमन लूँ मैं, 4 में 3 कैसे कॉमन लूँ, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं 1 लिखूँगा और फिर एक 1 बाहर लिख दूँगा, ये आ गया कॉमन। जादू हो गया ना। कैसे क्या, देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करूँ 1 में तो 3 1 जार 3 होगा, फिर उस 3 में ये वाला 1 प्लस हो जाएगा तो 4 बन जाएगा ना ये। तो इस तरीके से मैंने इसमें से भी कॉमन 3 ढूंढ के निकाल लिया और बिल्कुल लॉजिकल है ये, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, वही बात जो यहाँ सोची हमने कि भाई हम इस पूरे को अगर जब भी सॉल्व करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, एक नंबर आएगा और इंटीजर जब आएगा तो सम इंटीजर m, हम उसको m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया, m+1। तो यहाँ पर हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि भाई जो भी हमारे पास नंबर था उसको अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो या तो वो 3m की शक्ल में आ रहा है या 3m+1 की शक्ल में आ रहा है। बस यही तो हमें प्रूफ करना था। कि क्या प्रूफ करना था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, या तो वो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m+1 की फॉर्म में आएगा। मक्खियां परेशान कर रही हैं लेकिन आज मैं परेशान नहीं होऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाने का वादा है, पूरा ही आपको पढ़ाऊंगा। अगला सवाल करते हैं, बल्कि करना क्या है, अगले सवाल में बिल्कुल एज इट इज यही है। क्या करना है आपको, उसमें सिर्फ स्क्वायर की जगह क्यूब हो गया है तो सारी स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगी। बस यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने स्क्वायर करा है ना वहाँ वहाँ आप क्यूब कर देना, क्यूब का फॉर्मूला लाके खोल देना और फिर जो भी बाद में कॉमन लेने के बाद आएगा ना उसको m मान लेना, तो फिर वही आपका बिल्कुल एज इट इज शो हो जाएगा। वो भी वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मिलके करना है हमें, ये आधा मैं कर रहा हूँ आधा आप करेंगे, जब भी तो आप सीखेंगे। मैं तो सारे कर दूंगा, मेरे लिए थोड़ी है, आपके लिए है सब। तो आप करेंगे अगला सवाल। तो इस तरीके से आई थिंक आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। मुबारक हो आपको। वीडियो को लाइक करें, बने रहें मेरे साथ। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। मुश्किल घड़ी से आप गुजर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मुश्किल पड़ाव था इस चैप्टर का वो आपने पार कर लिया, सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया। जो मुश्किल चीज़ें सीखनी थी आपको वो सब आपने सीख ली हैं। अब चीज़ें हलवा हो चुकी हैं, बहुत आसान लगेंगी। 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। बहुत आसान सवाल अब आपको लगेंगे और करने वाले हैं। यहाँ पर सवाल है हमारे पास पहला 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें एक्सप्रेस करना है नंबर्स को। किस तरह से एक्सप्रेस करना है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसको समझ लो। फैक्टर्स मैंने आपको भी बताया था कि भाई दिया गया नंबर जिन जिन नंबर से कट जाए, वहां पर जिन जिन वो सारे ही नंबर आ रहे थे जिससे भी वो कटेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई क्या है कि प्राइम फैक्टर, मतलब हमें फैक्टर जो निकालने हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए, वो कंपोजिट नहीं हो या कोई और से नहीं हो, प्राइम नंबर होने चाहिए। प्लस हमें उसको प्रोडक्ट में लिखना है, मतलब उसको गुणा में लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखना है। अब ये कैसे लिखेंगे आइए इसको सिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका जो लिया है मैंने 140, तो यहाँ पर 140 के हम फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर किस तरह से करते हैं आपको आता होगा, बहुत आसान है करना। छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं कटता, फिर 3 4 5 इस तरह से ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 है, 2 से कटेगा तो 2 7 14, ये हो जाएगा 70 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर दोबारा से एक लाइन बना देते हैं, फिर ये 2 से दोबारा कट जाएगा तो ये जाएगा यहाँ पर 35 बार। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, फिर 5 से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 5 से काटेंगे, 5 7 35 और फिर 7 जो है अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो हम यहाँ पर कर देंगे 7 एकम 7। तो इस तरीके से एक लेकर आ गए, काटते काटते 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि हम 140 को हम 140 140 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 5 × 7, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, ऐसे हमने इसको लिख दिया। अब देखिए आंसर आ गया। इसको देखिए आंसर क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर।
प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ये सारे प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स भी तो हैं इसके। 140 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो यही तो हमें करना था कि इसको एक्सप्रेस करना था एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कर दिया। ठीक है, इतना अगर क्लियर आपने हो गया ना, आपको हो गया तो मजे आ जाएंगे आपके। ठीक है, अगला ये उसका है थर्ड ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिया है, तो सेम यही चीज़ करेंगे हम। क्या करेंगे भाई, 3 8 2 5 को हम रखेंगे, यहाँ पर इसके फैक्टर निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखूंगा 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आ रहा है, तो फिर 3 से कटेगा। अब 3 से कैसे ये डिवाइड हो सकता है, इसको मैं कैसे पहचानूँ? अगर किसी भी नंबर का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे 5 2 7 7 8 15 3 18, 18 का सम आ गया, 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कर देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर दोबारा से वही बात कि अगर इसका सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सम इसका करेंगे 7 5 12 13 14 और 1 15, तो 15 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे, फिर हम कोई और सा नंबर ले लेंगे, बड़ा नंबर कोई और सा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से ले लेंगे, अब हम 5 से काटेंगे तो 5 से जाएगा 5 8 40, 2 बचेगा, इधर चला जाएगा 5 पंजे 25। ठीक है, 5 से इसको हम दोबारा काट देंगे तो 5 से जाएगा 5 एकम 5 और 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और फिर 17 एकम 17। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा जो है हो गया। अब इसके यहाँ पर क्या फैक्टर आ गए, 3 8 2 5 इज इक्वल टू, क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आ गया। अब देखिए वही बात कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में है ऑफ इट्स प्राइम, ये सारे प्राइम नंबर हैं, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर है, और ये सारे इसके फैक्टर भी हैं। मतलब ये नंबर 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 17 से भी कटता है। तो यही है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको आप और शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप 2 बार 2 है ना, आप इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। आप इसको यहाँ पर 3 2 बार है, जो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी इसका आंसर है, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। अब बाकी के ऑप्शन इसके आप करेंगे, मेरा यहाँ पर काम है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकूं मैं। टीचर का काम मार्गदर्शन का होता है, आपको रास्ता दिखाने का होता है, चल के आपको खुद जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं छोड़ के नहीं आऊंगा वहां तक, तो आप खुद चल के जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, तरीका बता दिया है कैसे करना है। अब आप बाकी की जो ऑप्शन है इसके वो सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक पर, और ये भी सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, ये मत समझना ये तो सर ने करवा दी, अब मैं क्यों करूँ, ये भी करना और फिर वो भी आप करना। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, बहुत ही जल्दी हमारी वेबसाइट मतलब डियर सर की एक वेबसाइट भी आने वाली है जो कि आपकी सेवा में काम करेगी। मतलब वहां पर आप मैथ के क्वेश्चंस पर क्वेश्चन की वीडियो भी आप पा सकेंगे, और चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लास वाइज सब कुछ बहुत डिटेल में वहां पर मिलने वाला है। तो जैसे ही आएगी उसके बारे में भी आपको बता देंगे। ठीक है, आइए अब अगला सवाल है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। यहाँ पर हमें 2 जोड़ा दे रखा है, 2 नंबर्स का, 2 इंटीजर्स का, हमें उनका एलसीएम भी और एचसीएफ भी वो निकालना है। फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, इसको हमें साबित करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है कि भाई अगर हम किसी भी 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर दें, उनकी मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बराबर आएगी उन दोनों नंबर की गुणा के बराबर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, किसी भी 2 नंबर की खुद की गुणा कर दो और फिर उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उसकी गुणा कर दो तो वो बराबर आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये कई जगह यूज होगा आगे आपका 10th क्लास तक और आगे भी। अब देखिए कैसे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर 510 के हम फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे, करते हैं, आप भी करिए फटाफट मेरे साथ साथ। तो 0 है तो 2 से कटेगा ना सबसे पहले, तो 2 से मैं काटूंगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, यहाँ पर 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये हो गया 255। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा 2 से, ये अब ये 3 से कट जाएगा, तो अब इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 3 से जाएगा ये 3 8 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब ये जाएगा 5 से, तो 5 से अरे वाह 80 से लिख दिया मैंने, चलो जी 5 से काटूंगा, 5 से 17 बार जाएगा और फिर 17 एकम 17 होता ही है। तो इस तरीके से इसके फैक्टर निकल के आ गए, किसके 510 के फैक्टर आ चुके हैं निकल कर। क्या क्या फैक्टर आए निकल के, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप 92 के भी निकाल लेंगे। तो आइए निकाल लेते हैं 92,
ये मैंने लिखा यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, फैक्टर निकालने स्टार्ट कर दो फटाफट मेरे साथ। 2 से जाएगा तो 2 चौक 8, 2 छिंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 23 एक प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटता अपने अलावा, तो ये 23 से ही कट जाएगा। 23 एकम 23 होता है, ये इसके निकल के आ गए। तो यहीं पर मैं इसके नीचे लिख दूंगा यहाँ पर 92 के भी सारे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 23। अब यहीं से इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही चीज़ें निकल के आएंगी। कैसे निकालना है देखिए, एलसीएम की अगर मैं बात करूं, एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अगर आपने फैक्टर्स कर लिए हैं नंबर के, तो एलसीएम निकालने का तरीका ये, पहले आप कॉमन देखिए, कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन देखूं तो एक 2 ही ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, इनके पे 3 नहीं है, ना 5 है, ना 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 कॉमन है यहाँ पर। तो जब आप एलसीएम निकाल रहे हो, जब आप क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है उसमें से सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 कॉमन था, इन दोनों के बदले मैंने 1 2 लिखा। जितने भी कॉमन मिल जाए उनमें से जोड़े में से एक उठाओ, फिर जो बचे रह जाए उन सबको एक साथ लिख डालो। एलसीएम निकालने का तरीका ये है। अब जो सब बच गए, तो क्या क्या बच गया भाई, 3 बच गया, 5 बच गया, 17 रह गया, ये नीचे वाला 2 रह गया, नीचे वाला 23 रह गया। इन सब की गुणा जो होगी वो इनका एलसीएम आएगी। ठीक, एचसीएफ निकालना है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है फैक्टर्स का यूज करते हो, तो आप क्या करेंगे, आपको सिखा रखा है मैंने क्या भाई, पहले आप देख लो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं और उनमें से फिर हाईएस्ट निकाल लो। तो कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर 2 ही निकल रहा है बस। तो अब ये क्या हाईएस्ट और क्या लोवेस्ट, यही होगा। तो हाईएस्ट हमारा क्या होगा, एचसीएफ इनका क्या होगा। अच्छा मैंने एचसीएम लिख दिया, वाह कुछ नया बना रहे हैं, HCF। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ 2 ही आएगा, इनके 2 ही इसमें कॉमन फैक्टर है, तो यही हाईएस्ट होगा। अब हमें क्या वेरीफाई करना है भाई, एलसीएम इंटू HCF। तो पहले एलसीएम की मल्टीप्लाई कर लेते सारी। देखिए 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 की 17 में करेंगे तो 17 छिंग कर लो, 17 छिंग होते हैं 102। तो 102 के आगे वो 0 लग जाएगी, फिर ये 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से करेंगे, 23 0 0, 23 दूनी 46 का 6, हासिल लगा 4, 23 0 0, 4 का 4, 23 से कम 23, ये आ गई 23,460। तो अब देखिए एलसीएम, ये आ गया एलसीएम। तो ये हमने रखा LCM 23,460 मल्टीप्लाई में HCF कितना है, 2 आया जी, तो गुणा में 2 आ गया, इज इक्वल टू क्या रखना है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, बाकी के दोनों नंबर की गुणा। नंबर कौन कौन से, 510 और 92। तो हम यहाँ पे कर देंगे 510 × 92। अब इनकी मल्टीप्लाई बराबर आ जाएगी तो ये वेरीफाई हो जाएगा और हमारा आंसर भी सही है, पता लग जाएगा कि हुआ है। तो कर लेने फटाफट, 2 0 0, 2 छिंग 12 का 2, हासिल लगाए, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, इधर का तो हो गया। अब यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स, आप घबराएंगे मल्टीप्लाई। अगर आपने हमारी मल्टीप्लाई की ट्रिक सीख रखी होगी तो आपके लिए ये भी बहुत छोटी मल्टीप्लाई है। क्या कर सकते हो आप, देखिए 92 0 जो होता है 0 होता है, 92 1 92 का 2 यहाँ आया, 9 हमने कैरी दिया। अब इसको 92 मत मानो, अब इसको आप मानो 90। तो 90 भी मत मानो, अब इसको 9 मान लो खाली। 9 पंजे 45 होते हैं, ठीक है, तो 90 पंजे 450 हो जाएंगे। फिर ये जो 2 बचा है, 2 पंजे 10 होते हैं, तो 450 और 10 460 हो गए। और ये जो 9 ऊपर कैरी दिया था ये ऐड कर दो, 469 आपका हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 469 बराबर आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा। तो इस तरीके से ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सेकंड किया है। आपके लिए 3 ही इसमें ऑप्शन थे, तो फर्स्ट और थर्ड वो दोनों आप करेंगे। ठीक है, मेरा काम वही समझाना, आपको समझा दिया है, बिल्कुल यही चीज़ें होंगी, फैक्टर होंगे, एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, उनकी मल्टीप्लाई पर रखना, वेरीफाई हो जाएगा आपका। तो बाकी के 2 आपकी जिम्मेदारी है। आइए अगला सवाल करते हैं। आइए दोस्तों फटाफट अगला सवाल देखते हैं। छोटा सा सवाल है, हमसे कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ और एलसीएम और एचसीएफ निकालो। पिछले सवालों में आपने निकाला है, फटाफट कुछ ही सेकंड्स में निकाल देंगे। अब हम क्या करना है भाई, 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों के अलग अलग पहले फैक्टराइजेशन कर लो। तो कर लेते हैं, देखिए 12 काम करेंगे फटाफट। 12 पहले 2 से जाएगा, 2 छिंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 12 के हो गए। इसी तरीके से 15 के निकाल लो फटाफट। तो 15 पहले 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, फिर 21 के निकाल लेंगे। 21 पहले 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमने फटाफट इनके क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। ये लो जी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस भी ड्रॉ कर दी हैं, नोट करना चाहो कर सकते हो बाद में। अब यहाँ पर क्या क्या नंबर है हमारे पास, 12 है, हमारे पास 15 है, हमारे पास 21 है। क्या क्या फैक्टर इनके निकल के आया वो लिख दो फटाफट। तो इसका यहाँ पे निकल के आया है 2 × 2 × 3, इसका आया है 3 × 5 और
इसका आया है 3 × 7। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है और हमें HCF निकालना है। तो पहले LCM मैंने आपको निकालना बताया अभी कि फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे हम, पहले हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है और कॉमन के बदले सिर्फ एक लिखेंगे, मतलब जो भी कॉमन जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, उसमें सिर्फ एक लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 जो है वो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। तो हम इसके बदले सिर्फ एक 3 लिखेंगे, एक बार 3 लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, फिर बाकी के सारे बचे हुए नंबर लिख देंगे। तो अब 3 तो हमने यहाँ पर कॉमन आ गया एक, अब बाकी जो बच गया तो 2 × 2 बचा, तो 2 × 2 बचा, इंटू में ये वाला 5 बचा, ये आ गया, इंटू में ये 7 बचा, ये आ गया। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 6 7 42, मतलब 420। ठीक है, 420 LCM आ रहा है इसका। ठीक है, आपको नहीं कह रहा मैं। HCF निकालते हैं। अब HCF कैसे निकलेगा जी, जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे उसमें से जो हाईएस्ट होगा वो HCF होगा। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 3 ही है। ठीक है, 3 तो कॉमन फैक्टर है, तो यही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 इस तरह से निकल के आ गया। ये आपका था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड 3 ही थे इसलिए मैंने करवा दिया। सेकंड का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थर्ड आप खुद करना। देखिए यहाँ पर ना ये तीनों जो है प्राइम नंबर्स हैं। अब ये प्राइम नंबर्स है तो इनके फैक्टर तो अलग अलग आएंगे सारे, है ना, मतलब इनका फैक्टर 1 होगा और ये नंबर खुद होंगे। तो फिर क्या होगा, इनका जो LCM आएगा, इनका LCM इन तीनों की मल्टीप्लाई ही आएगी। ठीक है, और HCF जो होगा वो इनका क्या होगा, वो इनका 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनमें प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की कि जो नंबर खुद से कटेंगे या 1 से डिवाइड होंगे, तो 1 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो तीनों में ही आएगा। तो इसलिए इनका HCF जो होगा 1 होगा और LCM इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो ये आप कर देना, ये वाला आप नोट कर लो। तीसरा ऑप्शन आपके लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आपको भी साथ साथ करवाता चल रहा हूँ। आइए फटाफट अगला सवाल देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था छोटा सा कि LCM और HCF की जो गुणा है वो किसी भी 2 नंबर की गुणा के बराबर होती है। तो यही वाला फॉर्मूला छोटा सा इस सवाल में लगेगा अगले में, और फटाफट आप सवाल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, हमसे कहा गया है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, कि इन दोनों नंबर्स का HCF 9 है। तो हमें फाइंड LCM, इन्हीं का हमें LCM निकालना है। तो वही फॉर्मूला याद करो और लगा दो। तो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला ये है कि भाई LCM और HCF की जो गुणा है वो किन्हीं भी 2 नंबर की गुणा के बराबर होती है। कोई 2 नंबर है A और B, तो उन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो और उनके LCM और HCF की मल्टीप्लाई कर दो, वो बराबर ही आएगी। सवाल में आंसर भी आया था वो 469 करके, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, आइए करते हैं। तो LCM तो हमें निकालना है इसका, तो LCM की जगह तो LCM लिख देंगे। HCF हमें दे रखा है 9 है, यहाँ पर 9 आ गया। नंबर कौन कौन से हैं, ये दोनों नंबर है 306 और 657। अब हमें LCM निकालना है, तो क्या करें, LCM को यहाँ पर खाली छोड़ें, इसके साथ जो भी कुछ है उसको खत्म करें। तो यहाँ पर 9 साथ में मल्टीप्लाई में, तो 9 को हम बॉर्डर पार भेजेंगे, इक्वल के उस पार जाएगा। जब बॉर्डर पार चला जाएगा तो इसके निशान बदल जाएंगे। तो यहाँ पर रह गया सिर्फ LCM, और ये जो 9 मल्टीप्लाई में था ना, ये फिर बॉर्डर पार आके यहाँ पर इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। बस एक सिंपल सी डिवाइड रहेगा। ये अब आपका आंसर आ गया। तो कर लेंगे फटाफट। 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका कितनी बार, 9 × 27, 3 बचेगा, 9 × 4 = 36, 34, और ये है हमारे पास 657। अब इसकी मल्टीप्लाई आपका इसका LCM आएगा। मल्टीप्लाई कर लेना। अब कैसे करोगे, बड़े बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक वीडियो बना रखी है मल्टीप्लाई की, आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं इसको मानूंगा, इस तरह से करते हैं। देखिए 657 है ना, ये पहले इसको क्या करेंगे हम, 30 + 4 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके, 30 से अलग, 4 से अलग। 30 से भी नहीं करेंगे, पहले 3 से करेंगे, बाद में 0 लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए, 3 से 21 का हासिल लगा दो, 3 पंजे 17, 17 हासिल लगा, 1 3 से 18 और 1 19, ये आ गया 1971। अब हम 4 से इसकी दोबारा से करेंगे इस वाले नंबर की, तो 4 7 28 का हासिल लगा दो, 4 पंजे 20 तो 22 का 2 हासिल लगा दो, 4 3 24 और 25 और 26, ये आ गया इसका। अब यहाँ पर एक 0 लगेगी 30 की वजह से। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, तो 8 और 0 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा, 1 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा, 1 और 1 2, तो 22 338। तो 2 2 3 3 8 इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड कैलकुलेशन की फास्ट कर सकते हो अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो इसका ये आंसर आ गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टिपिकल है, उसको ध्यान से समझने की आपको जरूरत है। देखिए सवाल समझिए मेरे साथ। सवाल हमसे कह रहा है कि 6 की पावर n एक नंबर है, कोई भी नंबर है, और n जो है वो एनी नेचुरल नंबर है। मतलब n की जगह पर हम कोई सा भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं। आपको शुरू में बता दिया मैंने, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। मतलब हम 6 की पावर n की जगह पर ना कोई सा भी नंबर 1 से लेकर कुछ भी रख सकते हैं। तो जब हम उस पावर को खोलेंगे तो वो जो नंबर आएगा उसके बाद क्या उसके लास्ट में 0 होगा, हमें ये चीज़ चेक करके बतानी है। समझ गए।
अगर ये होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं। अब देखिए इसको समझते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करें, 6 की पावर n हमारे पास नंबर है, ठीक है। मान लेते हैं n की जगह हमने कोई भी नंबर रख दिया और यहाँ पर जो उसको खोलकर नंबर आएगा उसके लास्ट में यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। ये हमसे कहा गया है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा ना भाई, 5 से ये नंबर फिर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिनके लास्ट में 0 आता है वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर इसकी पावर खोल के यहाँ पर जो नंबर है उसके लास्ट में 0 होगा तो ये नंबर इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि इस नंबर का जो 5 होगा, 5 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। फैक्टर मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि भाई जिससे नंबर कट जाए, तो अगर ये नंबर 5 से कट जाएगा तो 5 इसका फैक्टर होगा। और 5 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर भी है, इसका मतलब 5 जो होगा वो इसका एक प्राइम फैक्टर होगा, ये मैं कह सकता हूं ना। अब आप खुद सोचो कि 5 इसका प्राइम फैक्टर होगा। अब ये 6 की पावर में लेकिन नंबर चल रहा है। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 को समझूं, तो 6 के तो सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक 2 होता है और एक 3 होता है, 6 के तो यही फैक्टर होते हैं। या अगर मैं 6 की पावर n की भी बात करूं, ये लो जी और डिटेल में हम जाते हैं। 6 की पावर n हमसे बोला है कोई भी नेचुरल नंबर रख दो n की जगह, मतलब इसकी पावर में कुछ भी रख दो 1 से लेकर। तो अगर मैं 6 की n की जगह 1 रखूं तो 6 की पावर 1 6 ही होगा, ठीक है। अगर मैं 6 की n की जगह 2 रखूं, 2 भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर इसका आंसर 36 आएगा, 6 6 36। अगर मैं यहाँ पर इसका क्यूब कर दूं, 3 रख दूं, तो 6 6 36 6 216, यहाँ पर 216 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में कहीं भी 0 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और एक आपको फैक्ट भी बता दूं मैं कि 6 की पावर ना आप कितनी भी खोल लेना, लास्ट में 6 ही आता है। जी हाँ, 6 की पावर की खासियत है कि 6 की पावर आप कितनी भी खोल लो, यहाँ पर मैंने 2 खोली है, अगर आप 4 भी खोलोगे ना तो यहाँ पर आएगा 1296, ठीक है। तो 6 ही आएगा, 0 तो आता ही नहीं है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर है नो। जी हाँ, मतलब नहीं। हमें सिंपल एज इट लिख रहे हैं यहाँ पे कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, कि डिजिट लास्ट में 0 नहीं होगा इसके एंड में, ठीक है। ये है। अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके स्कूल टीचर जैसे लिखवाएंगे आपको वैसे लिख देनी है। यहाँ पर मैंने एज ए हिंट आपको एक स्टेटमेंट दे दी, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है, ठीक है। आइए फटाफट अगला सवाल समझते हैं, फिर नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इससे अगली वाली। इस सवाल में हमसे ये कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करिए। क्या एक्सप्लेन करना है, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 7, 11 और 13 ये तीनों तो प्राइम नंबर्स होते हैं। मैंने इसीलिए आपको बिल्कुल शुरू में नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या है, कॉम्पोजिट क्या है। तो प्राइम कौन से होते हैं, जो सिर्फ 1 और अपने आप से खुद से ही डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ये हमसे कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन करो कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। अब कैसे एक्सप्लेन होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने नोट की क्या क्या है हमारे पास नंबर, 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ पर 13 इस पार्ट में भी है, 13 इस पार्ट में भी, 13 यहाँ पर कॉमन है तो इसको हम अलग से कॉमन ले लेंगे। तो 13 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे रह गया 7 × 11 × ये तो कॉमन आ गया, बाहर 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस, और यहाँ भी एक बाहर चला गया, कॉमन होके यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको अगर हम आगे और सॉल्व करेंगे 13 बाहर रहेगा। अब यहाँ पर 7 की 11 में करेंगे 77, एकम 77 और जमा 1 78, 78 हो जाएगा। अब आप एक बात सोचिए, क्या सोचना है भाई, हम 78 की 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक बड़ा नंबर पूरा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात सोचने की ये है कि यहाँ पर नंबर है 78 और 78 तो डिवाइड होता है। 78 आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये कितने और किससे हो जाएगा आपका, ये 13 से खुद हो जाएगा, और आपका ये 6 से भी हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि भाई ये नंबर ना अपने और 1 के अलावा भी किसी और दूसरे नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो वो नंबर कौन से होते हैं, वो तो कॉम्पोजिट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना संयुक्त संख्या कौन सी होती है, कि वो जो अपने और 1 के डिवाइड होने के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए। तो ये यहाँ पर इतने सारे और नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। हम लिख देंगे इट्स अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हमने इसकी ये एक्सप्लेनेशन दे दी है। बिल्कुल सेम यही चीज़ यहाँ पर इस बड़े वाले में करेंगे हम, बिल्कुल सेम यही चीज़ होगी। नंबर है हमारे पास यहाँ पर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 5 है। अब यहाँ पर दोनों जगह क्या कॉमन है, बताइए मुझे क्या कॉमन है, 5
5 कॉमन है ना, तो हम 5 आप कॉमन ले लेंगे। हमने 5 कॉमन लिया, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, 5 तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पर वही बात, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर इन सब की मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है, इन सब की इतनों की मल्टीप्लाई में हो, पहले प्लस का फिर यहाँ पर बाद में जो होगा 1 होगा। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखिए 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, इतने सारे यहाँ पर इवन नंबर हैं। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करके जो यहाँ नंबर आएगा बड़ा सा, कुछ भी नंबर आएगा यहाँ पर बड़ा सा, तो इसका मतलब जब वो इन नंबरों से मल्टीप्लाई हुआ है तो वो कहीं ना कहीं इन नंबर से डिवाइड भी होगा, है ना। जब मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड भी हो जाएगा। तो वही बात कि जब कोई नंबर अपने और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाएगा तो फिर वो कंपोजिट बन जाएगा, प्राइम नहीं रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको भी कह सकते हैं कि भाई ये भी क्या है, इट्स अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। साफ साफ बहुत प्यारा प्यारा लिखना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ा रही है यहाँ पर। आइए अब एक सवाल इसका और बचा है, वो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है, उसको और समझाता हूँ आपको, फिर अगली एक्सरसाइज हम करेंगे। आइए दोस्तों, सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैं हिंदी में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हिंदी वालों आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर हमसे सवाल कह रहा है कि एक गोल रास्ता है, सबसे पहले रास्ता है तो रास्ता बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर पाथ जो है वो ड्रॉ कर लिया। हमसे कहा गया कि एक गोल रास्ता है और उस पर ना सेम जगह से 2 लोगों ने चलना शुरू किया है, सेम डायरेक्शन पे और सेम टाइम पर, ठीक है। सेम टाइम, सेम डायरेक्शन और सेम प्लेस से 2 लोग हैं, एक है सोनिया, दूसरी है रवि। तो यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं, सोनिया और रवि, ठीक है। इन दोनों ने चलना शुरू किया। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती हैं एक चक्कर लगाने में। कितने मिनट ले रही हैं? 18 मिनट। तो यहाँ पर पहले चक्कर में उनके लग गए 18 मिनट। रवि जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 12 मिनट। तो रवि का पहला चक्कर लगा, उन्होंने लिए 12 मिनट। अब देखिए पहले चक्कर का मतलब है यहाँ से शुरू किया तो घूम के ये हो गया एक चक्कर 18 मिनट सोनिया के द्वारा। रवि चलना शुरू किए, एक चक्कर रवि ने सिर्फ 12 मिनट में लगा लिया, मतलब रवि जो है वो तेज दौड़ रहा है या तेज चल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। हमसे ये कहा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, के वो अगले स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। कितने मिनट बाद वो दोबारा से टकराएंगे। अब देखिए उनका टाइम अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है अगले चक्कर में तो नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे ये बताना है। अब देखिए इसको बिल्कुल लॉजिकली बच्चों की तरह समझा रहा हूँ मैं आपको, बच्चों की तरह, एक 6 साल के बच्चे को जैसे समझा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर पहला चक्कर लगा 18 मिनट लग गए इनके, दूसरा चक्कर जब इन्होंने पूरा किया होगा तो इनको 36 मिनट हो चुके होंगे, ठीक है। दूसरा चक्कर जब इन्होंने पूरा किया तो इनको 24 मिनट हो चुके होंगे, ठीक है। 12 मिनट एक चक्कर में लगे, 12 दूसरे में लगे, 24 मिनट हो गए। अब तीसरे चक्कर, अगर मैं इनकी बात करूँ तीसरे चक्कर की, तो फिर इनको 18 मिनट लग रहे हैं ना एक चक्कर में, तो दोबारा 18 मिनट, मतलब इनको अब 54 मिनट हो गए होंगे जब इनका तीसरा चक्कर हो गया पूरा। और इसी तरीके से अगर मैं इनको देखूँ तो इनके 36 मिनट हो गए होंगे तीसरे चक्कर में। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36। तो यहाँ पर अब 36 मिनट हो गए और 1 मिनट। आंसर तो आ गया आपका। जी हाँ, कैसे आ गया भाई? 36वें मिनट पे ये भी उस स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई और 36वें मिनट पर ये भी उस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए। तो यही तो आंसर है कि कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। बेसिकली हमने पता क्या करा यहाँ पर, ये एलसीएम का एक क्वेश्चन था। जी हाँ, यही तो एलसीएम होता है, एलसीएम कुछ और थोड़ी है। अब यहाँ पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल, इनका पहाड़ा, इनकी मल्टीप्लाई, कॉमन और लोवेस्ट, सबसे छोटा, सबसे पहले इनके पहाड़ों में कौन सी चीज, कौन सा नंबर कॉमन आएगा, तो वो 36 कॉमन आ रहा है 36। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करना था। वो आप कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे आपको पता ही है, वही फैक्टर करेंगे दोनों के और फिर एलसीएम जैसे निकालते हैं वो तरीका। तो 36 मिनट के बाद ये दोनों वहाँ पर दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं आपको, अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप ही सच्चे लर्नर हैं, मैं तो ये कहता हूँ। तो शुरू से हमको सीखते हुए चलें सब कुछ। अब आइए अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसमें जो क्वेश्चन आएंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बोर्ड में वो क्वेश्चन आते ही आते हैं और इस साल भी बोर्ड की क्लास में जो हमने पढ़ाया था ना, एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आया है, एज इट इज़, बस ये समझ लो आप। तो वो क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है देखना, क्योंकि बोर्ड में वो 3 to 4 मार्क्स का आता है, 3-4 नंबर का सवाल है, वो आप देखेंगे। उसकी मैंने पहले से वीडियो बना रखी थी हालांकि, तो मैं उसी वीडियो को इसी वीडियो के अंदर मर्ज कर रहा हूं ताकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, आप लगातार सीखते रहें, ठीक है। अलग से आपको ना जाना पड़े उस वीडियो पे। तो अब जो वीडियो शुरू होगी वो आपकी नई एक्सरसाइज के साथ, उसका पहला सवाल स्टार्ट होगा उस वीडियो में। तो वो कंप्लीट होने के बाद दोबारा से आपकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जो आपके सामने वीडियो आएगी वो आपकी अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा।
तो सवाल हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, कि आप ये साबित कर दो कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। कैसे साबित करोगे? बहुत प्यारी ट्रिक बताता हूं आपको। देखिए, पहले आप मान लीजिए कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, फिर अपनी बात को गलत साबित कर दीजिए और वो इरेशनल बन जाएगा। अब ये लिखकर कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये मान लो कि रूट 5 जो है ना वो एक रैशनल नंबर है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि लेट अस एज्यूम कि हमने ये माना, क्या माना, दैट कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमने मान लिया कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब जब ये एक रैशनल नंबर होगा तो इसको तो हम p अपॉन q की शक्ल में लिख सकते हैं, बटे की शक्ल में लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं, नाउ लेट रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। हमने इसको बटे की शक्ल के बराबर मान लिया है, लिख सकते हैं जहां पर, ठीक है, वेयर, जिसमें a और b जो हैं ये a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b जो है नीचे वाला 0 ना हो, मैंने आपको बताया था अभी। अब लेकिन सर एक मिनट, ये को प्राइम कहाँ से आ गया? ये तो एक नया टर्म आ गया है ना। ये क्या होता है, पहले इसको जानो क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। को प्राइम ऐसे नंबर्स का जोड़ा होता है जिन नंबर्स का फैक्टर सिर्फ 1 होता है। मतलब ऐसे कोई भी दो नंबर जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 और 5 दो ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 1 से ही कटेंगे, तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। ऐसे ही मैं ले सकता हूँ 4 और 9, कि 4 और 9 भी ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से कटेंगे। देखिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा, 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 4 नहीं होगा, तो सिर्फ 1 से ही ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो ये भी को प्राइम कहलाएंगे। अब आप ये कंफ्यूजन मत रखना अपने माइंड में कि सर 4 तो एक कंपोजिट नंबर होता है, 4 तो प्राइम नहीं है तो हम इसको को प्राइम क्यों मान रहे हैं? तो यहाँ पर प्राइम के अलावा दूसरे नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं अगर वो जोड़े में होंगे। तो ऐसे दो नंबर जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो, एक ही उनका फैक्टर हो, वो को प्राइम होते हैं। सिंपल सी बात याद रखना। ठीक, तो हमने ये माना है कि a और b जो है ना ये भी को प्राइम है, मतलब इनका फैक्टर सिर्फ 1 ही आएगा, 1 से ही सिर्फ ये कटेंगे। अब यहीं से आंसर आएगा, इसलिए बात आपको बता रहा हूँ, वापस जोर डाल रहा हूँ इस बात पर। अब देखिए क्या करेंगे हम ये करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का हम क्या कर देंगे, इसमें वर्ग कर देंगे। तो रूट 5 है, इधर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, a बटा b है, इधर a अपॉन b का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर खोल दो, जब भी किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो रूट हट जाता है, बस 25 नहीं होगा, 5 पंजे 25 कर दो भाई, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये नीचे डिवाइड में है, अगर मैं इक्वल के इधर लेकर आऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर पर आ जाएंगे तो निशान बदल जाते हैं, डिवाइड वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हटा के मैं इसको यहाँ पर लेकर आ गया। ठीक, अब ये जो 5 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब इधर आएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर b स्क्वायर खाली छोड़ दूँ, 5 मल्टीप्लाई में है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 5 ने a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर इस बात को लिख दो आप कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अभी तक तो कुछ भी मुश्किल नहीं हो रहा ना, a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो गया है। अब जब a स्क्वायर डिवाइड हो सकता है तो a भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर अब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 कि जब स्क्वायर डिवाइड हो गया ना तो खाली a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। कैसे, इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए मेरे पास एक नंबर है 8, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8 एक नंबर है और ये 8 जो है 8 से डिवाइड होता है। ठीक, अगर मैं 8 का स्क्वायर कर दूं पर 64 तो वो भी तो 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक नंबर है 5 से डिवाइड होता है, जी हाँ होता है। तो अगर आप इस 5 का स्क्वायर कर दूं 25 तो वो भी तो 5 से डिवाइड होगा, 5 पंजे 25। तो हाँ बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पर है कि अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो फिर खाली a भी 5 से डिवाइड होगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इतनी बात हमारी हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पर ये कंक्लूजन निकला कि ये जो a है ये 5 से हमारा कट चुका है। अब सेम ये स्टेप एक बार और फॉलो करेंगे किसी और नंबर को मानकर। देखिए अब क्या करना है आपको, अब सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। कैसे, मैंने यहाँ पर मान लिया लेट
ठीक है, लेट क्या कर सकते हैं आप, ए, लेट ए इज इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर m। मैंने कोई m नंबर था, उसके बदले क्या किया, a को मैंने 5m मान लिया। तो यहाँ पर अब इस इक्वेशन में a के बदले हम 5m लिख देंगे। तो या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दो आप, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ इसमें √5 इज इक्वल टू, अब a की जगह 5m लिखना है तो यहाँ पे मैंने 5m लिख दिया और नीचे b था ही। फिर वही चीज़ होगी आपकी क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। ये मैंने यहाँ पर फटाफट स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर इसका तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे आप और 5m अपॉन b का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। इसका स्क्वायर करा, रूट हट गया, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 5 पंजे 25, m स्क्वायर का m स्क्वायर, b का नीचे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब वही बात, ये नीचे डिवाइड में है, यहाँ से अगर ये b स्क्वायर डिवाइड से हटेगा तो इधर बॉर्डर पर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा जी, ये आ गया, ये लो। अब यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब नीचे डिवाइड में जाएगी इधर बॉर्डर पर, तो ये डिवाइड में आ जाएगी। यहाँ से 5 को 25 को काट दूंगा मैं, ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 5m का स्क्वायर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर 5 जो है यहाँ m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई से इधर लाऊंगा बॉर्डर के पार, मतलब इक्वल के पार, तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, ये निकला कि भाई b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। b स्क्वायर क्या है, वो 5 से कट रहा है, जब b स्क्वायर कटेगा तो b भी कटेगा, है ना। अभी समझाया आपको इसके पीछे का लॉजिक मैंने। तो फिर खाली b भी जो है, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, बस आपका सवाल पूरा हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर कंक्लूजन निकालो, देखिए कंक्लूजन क्या निकलेगा। हमने क्या पढ़ा कि हमने a और b को ना को प्राइम माना, और को प्राइम तो वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ एक से कटे, ऐसे नंबर्स के दो जोड़े जो सिर्फ एक से कटे, एक के सिवा किसी और से ना कटे। लेकिन यहाँ पर तो मैंने देखा भाई a भी 5 से कट गया और b भी 5 से कट गया, मतलब ये a और b जो होते हैं ये एक के अलावा भी किसी और से कट गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं हुए, फिर हमने इनको को प्राइम माना था, को प्राइम एक से कटते हैं, लेकिन ये तो 5 से भी कट गए, इसका मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है। मतलब जो हमारी सपोजिशन थी, जो हमने सपोज किया था वो तो गलत साबित हो गया, और जो हमने माना क्या था, हमने माना था कि भाई √5 जो एक रैशनल नंबर है, जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया। तो इस वजह से ही अब √5 जब रैशनल नहीं रहा तो कौन सा होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो नीचे की जो बातें आपकी हैं स्टेटमेंट, ये आपको लिखना पड़ेंगी इस तरीके से कि जो हमने माना वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, और इस वजह से √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर। तो ये सारी बातें नीचे लिख कर आएंगे, इस तरीके से ये आपका पूरा सवाल बनेगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, इस तरीके से आपको लिखकर आना है ये। और या फिर अगर आपके टीचर ने जिस तरीके से बताया है अब उस तरीके को फॉलो करें। कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है मैंने आपको समझा दिया। आइए अब इसी से रिलेटेड एक सवाल और करते हैं, तो थोड़ा सा इससे अलग है और इससे आसान है। वो उसके जैसा ही एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है जिसमें आपको एक बड़ा नंबर दिया जाएगा और उसको भी आपको इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर नंबर बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन छोटा है। तो आप ये प्रार्थना कीजिए कि आपका ये वाला क्वेश्चन आ रहा है ताकि आप कम टाइम में पूरे नंबर अचीव कर सकें। अब इसको भी कैसे करना है, पहली ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि ये दो लाइनें आपकी बिल्कुल यूनिवर्सल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, वही हमें लिखना है। भाई हमने ये माना, उल्टा माना कि ये जो है एक रैशनल है। अब जब ये एक रैशनल नंबर है तो इसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, यहाँ पर ए और बी जो है वो कोप्राइम है और बी जीरो नहीं है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप स्क्वायर मत करना, यहाँ पर क्या करना देखिए, अब सीखिए आगे की बातें। यहाँ पर ये क्या करूंगा मैं, देखिए 3 जो है वो यहाँ पर प्लस में है इसके साथ। अब अगर मैं इस 3 को इक्वल के इधर लेके जाऊंगा, बॉर्डर पार लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर मैं √5 को तो यहीं छोड़ दूंगा और इधर a/b भी था, ये प्लस का 3 बॉर्डर पार आकर माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब ये जो 2 है ये √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर अगर मैं इस 2 को भी यहाँ से हटाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज जब इक्वल के इधर आएगी तो ये डिवाइड में हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो 2 है ये यहाँ पर इसके भी डिवाइड में आ गया और यहाँ पर 3 के भी डिवाइड में आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर आप एक बात सोचिए, क्या बात सोचना है आपको कि ये एक फ्रैक्शन है, बटे की शक्ल है, अपॉन की शक्ल है, ये भी एक फ्रैक्शन है। जब मैं इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा तो एक फ्रैक्शन आएगी, एक भिन्न आएगी, एक बटे की शक्ल ही आएगी। और जिसको भी हम ऐसे a/b की शक्ल में, अपॉन की शक्ल में, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो तो रैशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब इस पूरे का सॉल्यूशन जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। और क्योंकि ये इसके √5 के बराबर है, जब ये रैशनल नंबर होगा तो √5 के बराबर होने की वजह से √5 भी रैशनल नंबर होगा। मतलब इस कंक्लूजन की वजह से अगर मैं यहाँ पर ये मानूं कि क्योंकि a एंड b जो हैं, a एंड b आर इंटीजर्स,
ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो यहाँ से तो ये बात साबित हो जाएगी कि √5 इज़ अ रैशनल नंबर, कि √5 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि जब ये पूरा रैशनल हो गया तो ये इसके बराबर, तो ये भी रैशनल है। लेकिन क्या, लेकिन ये कि हम तो जानते हैं कि √5 रैशनल नहीं है, हमने तो प्रूव भी कराया अभी, और हमें पता भी है कि हमने क्या पता है, हमें तो ये पता है कि बट √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, कि √5 जो है वो तो एक इर्रेशनल नंबर है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना था वो गलत हो गया, मतलब जो हमारी असम्पशन थी वो गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने जो माना वो गलत है, हमने इसको रेशनल माना, इसका मतलब ये गलत है, तो इस वजह से ये जो है 3 + 2√5 ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो नीचे की जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी बिल्कुल सेम रहेगी ऊपर वाली स्टेटमेंट की तरह, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज आप लिख के आ जाना, आपको इस तरीके से पूरे मार्क्स मिलेंगे। या जो भी आपके टीचर ने अगर कोई चेंज करवाई है स्टेटमेंट तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपको लिखनी ही लिखनी है, इसलिए जिसके यहाँ पर मार्क्स है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं कि आपको कैसे करने हैं, ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 ऑप्शन है, वो भी आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही करने हैं, उनको भी ऐसे उल्टा मानना है और फिर अपनी ही बात को गलत साबित करके उसको सही कर देना है, ठीक है, यही होगा। अब आइए स्टार्टिंग करते हैं। हम एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल यहाँ पर ले लिया है मैंने आपके लिए CBSE NCERT की बुक में से, और ये बहुत ही आसान है। एक एक चीज़ जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है ना, एक एक चीज़ का आपको अब मैं लिंक करवाऊंगा, आप खुद सोचेंगे कि अच्छा ये चीज़ हमने इसलिए पढ़ी थी, अब यहाँ पर इसका ये काम आ रहा है। तो जब आप ऐसे चीज़ों को लिंक करना सीख जाओगे ना, तो समझ लो आपको मैथ्स आना शुरू हो चुकी है और हो भी जाएगी। कुछ भी अभी तक मैंने आपको रटवाया नहीं, रटवाया ना, और अब एक एक चीज़ आपको मैं लिंक करवाऊंगा। आइए देखिए यहाँ पर सवाल, जो पहला सवाल है यहाँ पर 1.4 का, वो ये है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कि भाई लंबी डिवाइड मत करो, ये कह रहा है लंबी डिवाइड मत करो। कैसे? देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, बटे के सवाल है, मतलब ये डिवाइडेड बाई है, ये डिवाइडेड बाई है, मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, भाई ऊपर वाले को अंदर रखिए, नीचे वाले से डिवाइड करें। ये कह रहा है ऐसे मत करो, लंबी डिवाइड करे बिना हमें ये बताओ, क्या बताओ, कि भाई ये जो कट के आएंगे कि इसका जो पॉइंट होगा वो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसका जो डेसिमल के बाद जो वो होगा, पॉइंट के बाद जो नंबर चलेंगे वो फैलाव जो होगा उसका वो कट जाएगा या फिर वो नहीं कटेगा। जो मैंने आपको शुरू में बताया था रेशनल नंबर की पहचान, रेशनल नंबर तो है ये P/Q की शक्ल में, दो पहचान बताई थी, या तो टर्मिनेट हो जाएगा पॉइंट के बाद जाकर, या फिर नहीं होगा तो वो रिपीट हो जाएगा। तो यही बताना है हमें कि भाई ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन से वाले फिर वो हैं ये रेशनल नंबर, ये बताओ। अब कैसे पहचानोगे, इसकी एक बहुत प्यारी सी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, नीचे वाले नंबर्स पे ध्यान देना है। अब क्यों ध्यान देना है वो भी सुन लो। देखिए दोस्तों, 2 नंबर ऐसे हैं कि जिनसे ना कोई भी नंबर पूरा पूरा कट ही जाता है, ठीक है। 2 नंबर ऐसे हैं, कौन से, एक है आपका 2 और एक है 5। यहाँ पर मैं लिख के आपको समझाता हूँ अच्छे से, एक है 2 और एक है दूसरा नंबर 5। ये 2 नंबर ऐसे कि जिनसे कोई नंबर कटेगा। देखिए आपको कैटेगराइज करवाया था ना हमने, इवन नंबर, ओड नंबर, कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की, पॉजिटिव नंबर्स की बात करूँ, होल नंबर्स की बात करूँ, तो या फिर वो दो, या वो कौन होगा, वो या तो इवन नंबर होगा या वो ओड नंबर होगा। ये जो 2 होंगे ना भाई, या तो नंबर इवन में होंगे या ओड में होंगे। अगर कोई नंबर इवन नंबर्स में है, मतलब 2 के पहाड़े में है, तो वो तो 2 से कटे जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 10 लिया, 10 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से कट ही जाएगा, 2 पंजे 10। अब मान लो इवन नहीं तो कोई ओड है नंबर, या तो इवन होगा या ओड होगा, है ना, यही तो बात है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लेते कोई ओड नंबर ले, मैंने 9 ले लिया, अब इसको काटूंगा, ये भी कट जाएगा, 4.5, 4.5 दूनी 9 होते हैं ना, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 से तो भाई कोई भी नंबर कट जाएगा, ठीक। अब बिल्कुल यही चीज़ 5 पे ही फॉलो होती है। अब यहाँ पर मैं दोबारा अगर 10 लूँ तो भाई 10 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब कोई सा भी इवन नंबर जो होगा वो 5 से कट जाएगा। अगर हम इवन को सारों को हटाते हैं, अब ओड की बात कर लें, तो ओड को अगर हम देखें, विषम संख्याओं को हम देखें, तो ये भी 5 से कट जाएंगे। देखिए 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 4 बचेगा, पॉइंट लाके 0 उतारेंगे, 5 8 40 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। तो इसका मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि नीचे वाले को फैक्टर्स के अंदर अगर 2 और 5 आ रहे हैं तो वो क्या होगा, फिर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो तो टर्मिनेटिंग वाला होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के अंदर, तो फिर वो कौन सा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस ये बात ध्यान रखनी है। सारा कंक्लूजन क्या निकला, ये निकला कि हमें नीचे वालों के करने हैं फैक्टर, और अगर उनके फैक्टर
फैक्टर के अंदर 2 और 5 ही है सिर्फ, तो वो कट पिट के पूरे कट जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब पॉइंट के बाद वो कट जाएंगे। जैसे ये पूरा कट गया, पॉइंट के बाद ये कट गया। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है, 7, 6 कुछ भी आता है, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये हमें पहचाननी। अब आइए समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहां पर इसको मैं हटा देता हूं पहले। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे वालों के फैक्टर करने। तो नीचे यहाँ पर है 3125, इसके फैक्टर करेंगे फटाफट। तो 3125 क्या फैक्टर करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 छिंग 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 से फिर कटेगा 125 बार जाएगा, 5 से फिर कटेगा 5 पंजे 25, कितनी बार जाएगा आपका ये, 5 दूनी 10, 25 बार जाएगा, 5 से फिर कटेगा 5 पंजे 25 और 5 से फिर कटेगा 5 एकम 5। तो इसके फैक्टर यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। और यहाँ पर आपने वो बात भी नोट कर ली होगी जो मैंने अभी आपको समझाई थी। हमने यहाँ पर क्या पाया, हमने ये पाया कि इसके फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 5 ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये कि अगर हम 13 को 3125 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद ना ये रिपीट नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सिंपल सा। आप यहाँ पर बस ये लाइन लिख देंगे। कि क्यों लिख देंगे, रीजन भी बताएंगे क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 5 आ रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप पूरी लाइन लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, एग्जाम में या क्लास के जब भी आप होमवर्क करेंगे अपना। तो इस तरीके से हमें करना है। आइए एक सवाल और लेते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैंने ये भी लिया है। ठीक है, तो देखते रहो भी, समझते रहो थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा, उसमें आप घूम जाओगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें नीचे वालों का हमें फैक्टर करना है। तो 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 2 कम 2। क्या पाया हमने ये पाया कि इसके फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको भी काटने चलूंगा तो ये पूरा कट जाएगा। तो इसका भी हम लिख देंगे कि इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली यहाँ पर लिख देंगे कि भाई क्या है ये भी आपका टर्मिनेटिंग वाला है। ठीक है, फटाफट अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है जी, हमें नीचे वाले के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। तो ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 × 45, 5 एकम 5। अब किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 से जाएगा 13 बार और 13 एकम 13। तो यहाँ पर तो भैया कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 के अलावा कुछ और प्राइम फैक्टर में नंबर आ गए हैं। तो जब कुछ और नंबर प्राइम फैक्टर्स में आ जाएं तो इसका मतलब क्या होगा, फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम क्या लिख देंगे, इसका आप यहाँ पर लिख देंगे इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि इसका कैसा है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग है, कटेगा नहीं। ठीक, अब ये सवाल समझते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा एक घुमाव है। देखिए यहाँ पर अगर हम 15 के फैक्टर करने चलेंगे तो यहाँ पर 15 के फैक्टर हम कर लेते हैं। देखिए हमने करे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसके फैक्टर कर लिए। हमने यहाँ पर क्या पाया, हमने यहाँ पर ये देखा एक चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर भाई 3 है। तो हम क्या करेंगे, ये तो नहीं कटेगा। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने क्या, ये एक काम करते हैं, इसको जरा कैलकुलेटर से करके देखते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर 6 है। अगर 6 के आगे हम एक 0 लगा दे तो ये 60 बन जाएगा। और 15 के पहाड़े में 60 यानी 60 आता है, 15 चौक 60 होता है, मतलब ये तो पूरा कट रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 3 है और इसके हिसाब से तो ये नहीं कटना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब क्या करेंगे, देखिए ऐसी दुविधा में अगर आप फंस जाओ तो क्या करना है आपको ये करना है, आपको फिर दोनों के फैक्टर करने हैं। ऊपर वाले के फैक्टर के 2 3 6, नीचे वाले के फैक्टर किए 3 पंजे 15 और 3 से 3 कट गया। तो कुल मिला के जो इनके फैक्टर आए ना वो आए 2/5। तो अब मैंने देखा कि नीचे तो सिर्फ फैक्टर में 5 ही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाली फ्रैक्शन है। समझ में आई बात। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने पिछले में क्यों नहीं किया। देखिए यहाँ पर ये जो P/Q की शक्ल में नंबर आने चाहिए ना, ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब प्राइम जोड़े होने चाहिए, प्राइम नंबर्स के जोड़े। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर जो है 6 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर नीचे 15 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करा भाई, प्राइम नंबर में इनको पहले कन्वर्ट किया है। तो आप बाकियों के साथ भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर ये 17 है और 13 है, ऊपर ऑलरेडी प्राइम नंबर है। अब आप कहेंगे सर जी 66 तो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप 66 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर प्राइम नंबर में या तो 3 में आएंगे इसके फैक्टर, या इसके फैक्टर में 2 आएगा। इसके फैक्टर में
कहाँ गया ये 13 तो नहीं आएगा ना, क्या 13 से 66 डिवाइड होता है? नहीं होता। 7 से होता है? नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में 7 और 13 जिंदा रहेंगे, और जब ये नीचे जिंदा रहेंगे डिवाइड करते रहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉजिकली सोचना है और समझना है। तो यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन कराए हैं, कुछ ऑप्शन में तो पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है भाई 7 की पावर इतना, तो इस तरीके से वो तो आप देखते समझ जाएंगे ये तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। बाकी ऑप्शंस आप ट्राई करेंगे, आप सीख चुके हैं, अब आपको आ रहा है चीज़ें, बहुत अच्छा आसान लग रही होंगी आपको अब ये, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे लिए काम बढ़ा दिया है थोड़ा सा। जी हाँ, देखिए सवाल हमसे कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि क्वेश्चन नंबर 1 जो भी हमने किया है उसमें से जिनके टर्मिनेटिंग आए हैं, मतलब जिन फ्रैक्शंस के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं ना, तो उनको काटो, टर्मिनेट करो, मतलब हमें सिंपल डिवाइड करनी है। अब आप कहेंगे सर जी हमने अभी इतना बड़ा सवाल करा था तो हमें इतने बड़े नंबर से अब इसको वो लंबी डिवाइड करनी पड़ेगी, जब भी आंसर आ पाएगा, कि जब भी तो पता लगेगा ना भाई कितना नंबर आया, कितना कट के आया, क्या आंसर आया। नहीं करना वैसे, ठीक है। दूसरा एक तरीका है, शॉर्ट तरीका है, क्रिएटिव मेथड है, बहुत पसंद आएगा आपको, मज़ा आएगा समझने में। आइए समझाता हूँ, बहुत मज़ेदार चीज़ है। सवाल मैंने वही के वही रहने दिए, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ। आइए देखिए, अब हमने क्या करा था, आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप नीचे वाले का हमने फैक्टर किया था, तो आप क्या करना, नीचे वाले के फैक्टर नीचे लिखो। तो हमने क्या किए थे, इसके 5 पंजे 25 पंजे, 125 पंजे, 625 पंजे, 3125, ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, और हमें पता है कि डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग जो होगा वो पॉइंट के बाद होगा। अच्छा, अब आप ये सोचो कि पॉइंट कब आता है। पॉइंट कब आता है? पॉइंट जब आता है नीचे कुछ जीरो होते हैं। आपको याद है ना, नीचे से हम जीरो हटा के उसके बदले के ऊपर पॉइंट लगा देते हैं ना, तो मतलब जितने नंबर के बाद पॉइंट होगा ऊपर नीचे उतनी जीरो होंगी। तो पॉइंट कब आता है, डेसिमल कब आता है, जब नीचे आपके जीरो होंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर नीचे किसी तरीके से जीरो कर दें, जीरो ले आए, तो बहुत आसान काम हो जाएगा। हम सिर्फ जीरो गिनेंगे, ऊपर उतने बदले का पॉइंट लगा देंगे और हमें डिवाइड करनी ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम जीरो, अब नीचे जीरो लाएंगे। जीरो कैसा आएगा वो हमें देख के आएगा सवाल को। यहाँ पर है 5 5 5 5 5। अब मैं इस 5 को जीरो कैसे बना सकता हूँ, मतलब इस 5 को एक ऐसे नंबर में हमें कन्वर्ट करना है जिसमें लास्ट में जीरो आता हो। देखिए अगर मैं इस 5 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 5 2 10, 5 दूनी 10, ये जीरो आ गया यहाँ पर। ऐसे में इस वाले 5 की भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, जीरो मिल जाएगा हमें। ऐसे अगर मैं हर एक 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 10 10 10 होते रहेंगे, और फिर उस तरीके से उनकी मल्टीप्लाई होकर मुझे बहुत सारे जीरो मिल जाएंगे, उनके बदले के ऊपर पॉइंट लगा दूंगा बस। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जितने 5 होंगे ना उतने ही 2 से इसी नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है। आइए करते हैं, समझ में आ गई आपके बात क्या कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 5 5 है हमारे पास, तो हम 5 बार 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर मैंने 5 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दी, हर एक 5 को 10 बनाने के लिए। अब लेकिन एक बात, आपने नीचे मल्टीप्लाई करी है ना, ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नाइंसाफ़ी नहीं करनी है आपको ज़रा सी भी। तो ऊपर भी हम 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ पर आ गया आपके पास 5 2। ठीक, अब ऊपर क्यों करी, देखिए फ्रैक्शन को हमें बैलेंस रखना है भाई। अगर इसको बराबर रखना है तो 1 किलो तरबूज ऊपर डाला है तो 1 किलो तरबूज नीचे भी रखो, अब जब भी तो बराबर रहेगा ना मामला। वरना अगर आपने नीचे नीचे कर दी ऊपर नहीं करी तो फ्रैक्शन गड़बड़ा जाएगी, तो आंसर आपका गलत आएगा। तो हमें बैलेंस फ्रैक्शन रखनी है, इसलिए जितने से मल्टीप्लाई नीचे करोगे उतने से आपको ऊपर भी करनी है। अब देखिए इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ हमारा, अब यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, ये 10 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से 5 दूनी, ये दोनों 10 बन गए। फिर 5 इंटू 2, ये दोनों 10 बन गए। 5 इंटू 2, ये दोनों 10 बन गए। और फिर 5 दूनी 10, ये भी आपका 10 बन गया। इतने सारे मुझे नीचे 10 मिल गए, मतलब जीरो मिल गए। अब ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऊपर आ गया 32, मल्टीप्लाई में ये वाला 13 है ही। अब देखिए कमाल, कमाल क्या हुआ, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 3 39, 40 41, ऊपर 416 आ गया। अब नीचे देखिए, नीचे है 1 2 3 4 5, 5 जीरो है नीचे, और 1 सारे में 1 है ना, मतलब 10 धाम 100 धाम इस तरह से आप करोगे तो बेसिकली क्या है कि 1 के आगे उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, ये इतने सारे जीरो मुझे मिल गए। इसी के लिए सारी मेहनत करी थी। अब आंसर आ गया, हमें डिवाइड करनी ही नहीं पड़ी, बस हम नीचे जीरो काउंट करेंगे कितने हैं, और ऊपर उतने के बाद सेम जीरो लगा देंगे। तो ऊपर हमारे पास नंबर है 416। अब नीचे जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, मतलब ऊपर राइट हैंड साइड से 5 बार के बाद पॉइंट लगाना है। तो आइए
गिनते हैं राइट हैंड साइड से 1 2 3 नंबर में, तो लेकिन 3 हमारे पास डिजिट, तो क्या हम करेंगे 2 डिजिट के बदले अपने पास से 2 जीरो लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और हमारा आंसर आ गया है। तो देखा आपने, बिना डिवाइड किए हमने इसको डिवाइड करके आंसर का पता लगा लिया कि भाई ये आएगा, इसका जो काट के आंसर लगाना टर्मिनेट करके ये आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये करना है। एक सवाल और करवा देता हूँ आपको ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग आया था, है ना, इसको हम करते हैं। आइए, तो क्या करा हमने, ऊपर तो 17 है, प्राइम नंबर है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। नीचे हम क्या करेंगे 2 × 2 × 2, ये हमने इसके फैक्टर किए थे। अब यहाँ पर 2 है, अब इसको हमें क्या करना है, 0 लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 की 0 आए, तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 2 पंजे 10 होते हैं। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितनी बार करें, 3 2 है ना, तो 3 5 से कर दो अपने पास से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 5 5 × 5 × 5 कर देंगे। अच्छा, नीचे करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 5 × 5 × 5 ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे वही बात, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते 17 × 5 पंजे 25 पंजे 125, तो ऊपर तो ये 125 आ गया। नीचे देखिए 5 दूनी ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी ये 10 हो जाएगा। अच्छा, इसको काटना मत, ये जो मैंने समझाया ना, ये आपको समझाने के लिए काटा है कि भाई ये इससे खत्म हो गया, मतलब ये दोनों मिलकर 10 बन गए, कि आप भी काट दो, काटना मत। ठीक है, वहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बस ये मल्टीप्लाई होके ये हो रही है, मैंने आपको समझाने के लिए काटा था कि भाई ये दोनों कट के ये हो गए, तो आप मत काट देना वहाँ पर जब आप लिखने चलो। ठीक है, नंबर कट जाएंगे आपके। तो आप बेसिकली इस तरह से बिल्कुल क्लियर रखेंगे। यहाँ पर मैं अब छोड़ देता हूँ, क्लियर ही समझा तो दिया ही आपको मैंने। तो ये आपका इसी तरह से रहेगा। ठीक है भाई, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, नीचे हमारे पास आ गए 3 0। ठीक है, 3 0 आ गए, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 17 पंजे 50 के बाद हासिल लगा 8, 17 दूनी 34 और 8 हमारा हो जाएगा 8 से 12 25, और इस तरह से आ जाएगी आपकी 31 25। ठीक है, अब क्या करना है भाई, 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 3.125 ये इसका आंसर आ गया। मतलब इसको डिवाइड करके, कौन सा था, ये वाला था ना, हाँ, इसको डिवाइड करके ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप सारे ही सवाल कर लोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, बस 0 बनाना है, 10 बनाना है नीचे। तो अगर 5 नीचे आए तो आप 2 लगा दो, और अगर नीचे 2 आए तो आप 5 लगा दो। और टर्मिनेटिंग में यही दोनों होंगे, क्योंकि अगर इनके अलावा कुछ और होगा तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि सवाल में कहा है बस सिर्फ जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है सिर्फ उनके बताने। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका बचा है सिर्फ और सिर्फ, और पूरा चैप्टर पूरा होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं ना, वो अंदर से फील हो रहा है। इस वक्त मैं बता नहीं सकता कितनी मेहनत से मैंने पूरी वीडियो बनाई है, यहाँ पर रिकॉर्ड करी है, एक चीज़ आपको समझाई है, और अब मैं अपने मुकाम तक पहुँचने वाला हूँ, मंजिल तक पहुँचने वाला हूँ। जो मेरा मकसद था वो पूरा होने वाला है कि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ा सकूँ। और तो ये जो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना दोस्तों, यही सबसे बड़ी कमाई है मेरी, कि ये फीलिंग्स आप नहीं समझ सकते कि क्या फील होता है अंदर के जब हम जो सोचें वो पूरा हो जाए। ठीक, तो आइए अगला सवाल करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी बातें होंगी और फिर वीडियो को हम खत्म करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको वो शॉर्ट ट्रिक लगानी है जो मैंने आपको रेशनल नंबर की 2 ट्रिक सिखाई थी। एक एक चीज़ का मैंने आपको लिंक बताया है, कुछ भी आपको रटवाया नहीं है। इसी एक वीडियो में कितनी सारी चीज़ें सीख ली हमने, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, सारे नंबर सीख लिए, प्राइम नंबर सीख लिए, कंपोजिट सीख लिए, हमने LCM SCF सीखा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, और हमने कई सारी चीज़ें सीखते हुए हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब वो ट्रिक कैसे लगानी है आइए इस सवाल में देखेंगे। यहाँ पर सवाल हमसे कह रहा है कि नीचे कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं और डेसिमल एक्सपेंशन के साथ दिए गए, मतलब पॉइंट के बाद वो नंबर ऐसे करके फैले हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें कुछ डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि वेदर दे आर रैशनल और नॉट, कि ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं ये रैशनल नंबर हैं या नहीं है, ये बताना है। तो यहीं पर वो पहचानने वाली ट्रिक अब आपकी लगेगी कि भैया 2 ट्रिक ही बताई थी, उनसे देख के पहचानो कि नंबर है या नहीं है। तो आइए पहचान करते हैं कि इनमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। तो रैशनल की कौन सी 2 ट्रिक बताई थी, पहले उसको रिवाइज करवा दूं आपको, आप कहीं भूल गए हो। देखिए पहली ट्रिक क्या थी कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो पॉइंट के बाद कुछ दूरी के बाद जाके पूरे पूरे कट जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। दूसरी ट्रिक क्या थी कि अगर वो पूरे पूरे टर्मिनेट नहीं होंगे ना तो वो रिपीट होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर आके पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, कट गया। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये एक रैशनल है। देखिए तो हमने ये देखते ही पहचान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, कितनी आसानी से पहचान लिया। आइए अब अगला देखते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए 0.12 फिर 012 0012 00012 इस तरह से, मतलब यहाँ पे नोट कीजिए आप एक बात कि एक तो ये ऐसे चलते ही जा रही है सीरीज, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कट तो नहीं रही, साथ ही साथ ये रिपीट भी नहीं हो रही।
रिपीट कहाँ हो रही देखो ना भाई, पहले आया 1 2, फिर 0 1 2, फिर 0 0 1 2, फिर 0 0 0, मतलब कुछ का कुछ आए जा रहा है। तो ऐसा नंबर मैंने आपको बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो वो कैसा होता है, वो आपका इर्रेशनल नंबर होता है। उसकी एक ही पहचान बताई थी मैंने, वो यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो ये वाला नंबर जो आपका हो गया, ये आपका हो गया इर्रेशनल, ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसको आप बोलते हैं। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। अब अगले पे नजर मारो, 43.123456789, 9 के ऊपर देखिए बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब होता है कि जितने नंबर के ऊपर बार होगा ना, मतलब वो नंबर रिपीट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर पूरे ही सारे नंबर के ऊपर बार है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद दोबारा से रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये चल रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये कट नहीं रहा, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये किसकी पहचान थी, किसकी थी, ये रैशनल नंबर की। दूसरी पहचान बताई थी ना मैंने आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस तरीके से ये आपका रैशनल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखिए देखते ही कितनी आसानी से अब पहचान लिया है वो शॉर्ट ट्रिक लगाकर। लेकिन अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, सवाल में आगे कुछ और कहा गया है। आगे कहा गया है कि इफ़ दे आर रैशनल, इनमें से जो रैशनल है और अगर वो P/Q की शक्ल में होते, बटे की शक्ल में होते, यहाँ तो पॉइंट की शक्ल में है ना, अगर वो बटे की शक्ल में होते तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो आप Q के फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब नीचे वाले के Q के बारे में क्या कहेंगे, मतलब नीचे क्या हो सकता था। अब यहाँ पर सवाल घूमा है थोड़ा सा, देखिए 43 पॉइंट दिस इज ये पॉइंट है, नीचे क्या हो सकता था। अब आपको सोचना है कि पॉइंट जो है वो कितने नंबर के बाद लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स के बाद एक पॉइंट लगा है। और पॉइंट कब लगाते हैं हम, नीचे से 0 हटा के लगाते हैं ना। तो यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट लगा है, 9 नंबर के बाद। इसका मतलब नीचे कहीं ना कहीं 9 0 होंगी 1 के आगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो Q होगा, Q क्या हो सकता था, 10 की पावर 9 हो सकता है, बल्कि होगा ही, हो सकता है क्यों होगा, होगा ही होगा, ठीक है। जब भी तो भाई 10 की पावर 9 था, जब भी तो यहाँ पर 9 के बाद यहाँ पर एक पॉइंट आया है। तो ये हमने Q के बारे में अंदाज़ा लगाया। इसमें तो कुछ करना नहीं है कि ये तो इर्रेशनल है, रैशनल में होता है। अब इस पर आ जाओ, यहाँ पर हमने देखा कि अच्छा, इसको सीखने से पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, फिर समझ में आएगी ये बात। कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए मैं ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ। देखिए अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 9 से तो क्या आएगा, 9 एकम 9, ठीक है, 1 बचेगा हमारे पास, फिर पॉइंट ला के 0 उतार लूंगा, वो 10 बन जाएगा। फिर दोबारा से 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो ये सीरीज इस तरह से चलती रहेगी, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, अगर मैं 20 को 9 से डिवाइड करूं तो 9 दूनी 18, ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट लाके 0 उतारूंगा, फिर से वो 20 बन जाएगा, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये चलता रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर एक बात आप नोट करो कि जब नीचे 1 9 था तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। क्या बोला मैंने कि जब नीचे 1 9 है तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर के बाद दोबारा से यही 9 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 9 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में नीचे Q की जगह 9 होंगे, मतलब 9 बार 9 होगा, 9 टाइम्स 9 होगा, ठीक है। दोबारा से वो थोड़ा और गहराई में आओ, देखिए मान लीजिए अगर मैं 100 को डिवाइड करूं 99 से तो क्या होगा, 99 एकम 99, ठीक है, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतारूंगा, वो 1 10 बन जाएगा। अब भी छोटा है तो फिर मैं 1 0 और लगाकर उसको 100 बनाऊंगा, अब वो 100 बन गया, तो 99 एकम 99। फिर वही 1 बचेगा, फिर मैं पॉइंट ला के 0 उतार लूंगा तो 10 रह जाएगा, फिर छोटा रह गया, फिर 1 0 लगा के दोबारा 100 बनाऊंगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पर जब 2 9 थे तो 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, जब 9 नंबर रिपीट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर नीचे इसके 9 बार 9 होगा। जैसे यहाँ पे 1 नंबर रिपीट हो रहा था तो 1 बार 9, 1 नंबर रिपीट हो रहा था 1 बार 9, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9। तो ऐसे ही अगर 9 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 9 बार 9। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो P/Q की शक्ल में लिखा गया होगा तो नीचे जो Q होगा वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 9 होगा, ठीक है। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपके ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर ही समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि कुछ भी चीज़ मैं छोड़ दूँ या फिर मैं सोचूँ कि आप कर लेंगे खुद से, ठीक है।
जो भी मुझे लगा कि आपको समझाना है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी मुझे लगा आपको समझाना है वो सब मैंने आपको समझाया है, डिटेल में समझाया है, बहुत खोल के एक चीज़ समझाई है और हर एक चीज़ को मैंने लिंक भी कराया है। कुछ भी आपको मैंने रटवाया नहीं है। कितनी सारी चीज़ हमने सीख ली। LCM हो गया, SCF हो गया, आपका प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल हो गए, उनकी पहचान हो गई, रियल नंबर्स हो गए, आपके वर्ड प्रॉब्लम हो गई SCF वाली, और आपका वो फॉर्मूला हो गया LCM इंटू SCF वाला। कितनी सारी चीज़ें हमने इस एक चैप्टर में आज सीखी हैं दोस्तों। ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा 10th क्लास का, जो आप पूरा आगे बढ़ेंगे ना। पहला चैप्टर अगर आपने इतने बड़े तरीके से सीख लिया तो मेरे दोस्तों अब देखिए आप किस तरह से अपना सपोर्ट मुझे दिखा सकते हैं। मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है, आपके लिए इतनी लंबी वीडियो बनाई है, तो दोस्तों आप मेरी फीस समझ कर ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना अगर आप मुझसे थोड़ी भी स्नेह रखते हैं, थोड़ा भी आप मुझसे एक सपोर्ट, एक दिल से कनेक्शन रखते हैं ना, तो मुझे बताइए प्लीज़, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करके बताइए, इस वीडियो को कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए कि कोई डियर सर हैं जो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे चैप्टर हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। अपने स्कूल में बताइए ये बात, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमें सपोर्ट मिले और इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकें। तो ज़रा सा भी अगर आप मुझसे स्नेह रखते हैं, मेरी कोई वीडियो देखिए, मुझे आप दिल से पसंद करते, तो दोस्तों यही एक तरीका है सपोर्ट दिखाने का। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सब दोस्तों से भी करवाएं, ठीक है। एक हमें टीम बनानी है, पूरा हमें एक तरीके से सबको साथ मिल के करना है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ आपको, डाउट वगैरह क्लियर होते हैं वहाँ पर, लिंक नीचे दिया गया है आपके लिए। और दोस्तों मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँ, इतना ज़्यादा मुझे लगाव हो गया है, इतनी ज़्यादा खुशी इस टाइम हो रही है कि दिल कर रहा है कि आपसे मैं बातें करता रहूँ, लेकिन दोस्तों जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है और अब नई वीडियो भी आपके लिए लेकर आनी है। तो बस मेरे साथ बने रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबको बताएं, अपने दोस्तों को, ठीक है। स्कूल में बताएं, अपने स्कूल के ग्रुप में ये वीडियो भेजें, इसका पूरा लिंक भेज दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लॉकडाउन में घर पर बैठकर इसको पढ़ सके, समझ सके। बोर्ड का साल है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी तरीके से लॉकडाउन की वजह से या कोई वायरस हमारी पढ़ाई रोके, हमारे नंबर कम करे बोर्ड के आके। मैं नहीं होने दूंगा ऐसा आपके साथ, आप भी नहीं होने देंगे किसी और के साथ। तो सबको ये वीडियो शेयर करनी है मेरे दोस्तों। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।